हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम बिहार के जो एक बीपीएससी एग्ज़ाम है उसके लिए बिहार स्पेशल की वीडियो बना रहे हैं, जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दृष्टि आईएएस की ये बुक है जो कि स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये स्पेशल बिहार स्पेशल से जीके आपके लिए बीपीएससी के लिए और या बीपीएससी या बिहार के कोई भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं जो है मैप को कवर करूँगा, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा इसकी लोकेशन को जानना है। बिहार क्या है, देखो साउथ में इसके झारखंड है और आपका ईस्ट में पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है और वेस्ट में उत्तर प्रदेश है और नॉर्थ में नेपाल है इसके बाउंड्री पे। तो हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से, जो वेस्ट चंपारण, फिर यहाँ पे पूर्वी चंपारण, फिर ये छोटा सा है शिवहर, फिर सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो आपको जस्ट ये करना है कि मेरे साथ दोहराते चलना है और फिर जैसे वीडियो एंड हो जाएगा तो आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है ताकि आपके माइंड में ये स्टिक रह सके। इधर चलेंगे तो गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर। आगे औरंगाबाद साउथ में, गया, नवादा, जमुई, बांका। अगर ईस्ट में देखेंगे तो भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया। तो ये अब बीच का पोर्शन रह गया मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, अब ये दरभंगा, मधुबनी के नीचे दरभंगा है, फिर समस्तीपुर, ये नालंदा और पटना की देखो कैसी शेप है, पटना, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर। तो हमने सारे कवर कर लिए। एक बार आपको ध्यान से देखना है और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप याद कर सकें। तो आगे चलते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि बिहार राज्य का नाम कैसे पड़ा या बिहार का राज्य का नाम कैसे है। बिहार एक ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठ हो क्या बोलते थे, बिहार बोलते थे, कि अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र था। प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र था। तो यहाँ पे राज्य के चिन्ह क्या है, राज्य के चिन्ह है यहाँ पे बोधि वृक्ष, बुद्ध का वृक्ष, क्योंकि बुद्ध धर्म का भी यहाँ पे प्रचार हुआ था। तो दो स्वास्तिक के बीच स्थित है। तो बोधि वृक्ष दो स्वास्तिक का निशान ये होता है ना, तो ये दो स्वास्तिक के बीच बोधि वृक्ष सम्मिलित है। तो ये यहाँ का राजकीय चिन्ह है। राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है। राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है और राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय पक्षी गौरैया है। तो आपको याद रखना है बोधि वृक्ष पीपल है जैसे यहाँ पे राजकीय वृक्ष, और गौरैया राजकीय पक्षी है। और राजकीय पुष्प है गेंदा, मैरीगोल्ड बोलते हैं जिसको। राजकीय मछली मांगूर और राजकीय पशु बैल। और राज्य गीत हमारे भारत में के कंठहार तुझको सत सत वंदन विहार। और राज्य प्रार्थना मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें। और ये बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च 1912 को। तो इसकी कहानी ये है कि जब आपको पता है दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी, दिल्ली में दरबार लगा था, मीटिंग हुई थी, उसके बाद ही डिसाइड हुआ था कि 1912 में ये अपना बिहार राज्य बनेगा। तो उसके बाद ये बना था 22 मार्च 1912, आपको याद रखना। और राजधानी क्या है, पटना। प्राचीन समय में इसको पटना को पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर तथा अजीमाबाद बोलते थे, कि अन्य नाम भी रहे हैं पटना के। अब आगे चलते हैं। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, प्रथम महिला मंत्री राबड़ी देवी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रामदयालु सिंह। स्वतंत्रता से पूर्व कौन बने थे, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रामदयालु सिंह, स्वतंत्रता से पूर्व।
और उसके बाद की बात है स्वतंत्रता उपरांत बिंदेश्वरी प्रसाद शर्मा, बिंदेश्वरी प्रसाद शर्मा। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन थे? अब्दुल बारी, या स्वतंत्रता से पूर्व थे, बाद में देवशरण सिंह स्वतंत्रता उपरांत। ये आज़ादी के बाद देवशरण बने थे और उससे पहले अब्दुल थे। ये उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष की। और ये आपको याद रखना, विधानसभा की बात कर रहे हैं, विधान परिषद की बात नहीं कर रहे हैं हम। विधानसभा अध्यक्ष पहले रामदयालु से बाद में बिंदेश्वरी, और इधर अब्दुल बारी से देवशरण। विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? एस के बागे, एस के बागे। विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? एस के बागे। प्रथम विधानसभा परिषद सभापति सर वॉल्टन मोडे 1921 में। प्रथम विधान परिषद सभापति, अब हम बात करें विधान परिषद की, लेजिस्लेटिव काउंसिल की, सर वाल्टन मोडे 1921। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जुलाई 1921-22 में। तो ये सर वाल्टन मोडे 21 में और सचिदानंद सिन्हा 21-22 में, और राजीव रंजन प्रसाद स्वतंत्रता उपरांत। ये आज़ादी के बाद 1947 के बाद बने थे। आगे चलते हैं। प्रथम विधानसभा परिषद, प्रथम विधानसभा परिषद सैयद अहमद इमाम स्वतंत्रता से पूर्व। स्वतंत्रता से पूर्व कौन थे? विधानसभा परिषद उपसभापति, उपसभापति के बारे में बात कर रहे हैं, तो सैयद हसन इमाम। और आज़ादी के बाद श्यामा प्रसाद सिंह आज़ादी के बाद उपसभापति। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेंडरडेस चेम्बर। तो पटना उच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे, सर एडवर्ड मेंडरडेस चेम्बर, जो 1916 में, मार्च 1916 में बन गए थे। इसलिए अंग्रेज है क्योंकि आज़ादी से पहले के, ऐसे याद रख सकते हैं, सर एडवर्ड। और आगे कौन बने? मनमोहन अग्रवाल, स्वतंत्रता उपरांत आज़ादी के बाद मनमोहन अग्रवाल। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा, प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। और प्रथम हिंदी समाचार बिहार बंधु, प्रथम हिंदी समाचार बिहार बंधु। प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। प्रथम भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तोहे पीरी चढ़वे। प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान। और प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र मुजफ्फरपुर 1979, मुजफ्फरपुर में स्टार्ट हुआ था 1979 में। आगे चलते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं बीपीएससी के, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार की स्थापना हमने जान लिया कि 1912 में, 22 मार्च 1912 में हुई। तो ये आपका आंसर बन गया, ये 66वीं बीपीएससी में आया था। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वो हमने पढ़ा था, लेडीज़ में राबड़ी देवी थी प्रथम महिला मुख्यमंत्री। और सबसे पहले सेकंड का ए आंसर है। तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, श्री कृष्ण सिंह। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य ने घर तक फाइबर योजना पहुंचाने की? तो ये जीके का क्वेश्चन है। तो 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर पहुंचाने की आरंभ की है? तो ऑब्वियसली बिहार के एग्जाम में है, तो आपका बिहार ही आएगा, थर्ड का सी। तो ये 2020 की बात है कि भाई हर घर तक फाइबर पहुंचाने की बात की गई थी, योजना आरंभ की गई थी। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या, तो जो, क्योंकि आपको पता है, जो ये मैप है, मैं बताता हूँ आपको। इस मैप में सिर्फ यहाँ से गंगा नदी जाती है, बीचों बीच 2 भागों में बांटती है। और इसको मैं पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ से ये ऊंचा है और यहाँ से भी ऊंचा है, बीच से धंसा हुआ है। जैसे बोट होती है ना, इधर से ये किनारा ऊंचा हुआ है, ये भी ऊंचा हुआ है, बीच से बोट की तरह धंसा हुआ है। और फिर जैसे, क्योंकि इसलिए यहाँ पे बीच में से नदी बहती है और सारी नदियाँ यहाँ आके मिलती हैं। और फिर यहाँ इस साइड से ऊंचा है और इस साइड से नीचा है, क्योंकि नदियाँ यूपी से इधर पश्चिम बंगाल की तरफ जाती हैं, ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। तो आपको ये थोड़ा सा ज्योग्राफी का कंसेप्ट याद रखना, तभी ऑटोमेटिकली आप क्वेश्चन बना पाओगे। तो गंगा नदी से कितने जिलों की बाउंड्री लगती है? ये लगती है सी, 12 जिलों की बाउंड्री लगती है गंगा जिले से।
बिहार दिवस का महत्व है, बिहार दिवस का क्या महत्व है, जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका सी आंसर है। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के लिए, तो जो बिहार है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गया था 22 मार्च 1912 को। निम्नलिखित में से किस राज्य को राज्य केंद्र द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा दिया गया है? SCS का दर्जा किस राज्य को केंद्र के द्वारा दिया गया है? तो ओबियसली है बिहार होगा। बिहार को SCS का दर्जा मिला है, विशेष श्रेणी दर्जा। भारतीय जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात क्या है? तो ये 7 का सी है, 918 है। तो 918 लेडीज़ हैं, थाउजेंड्स जेंटलमैन पे 2011 के डाटा के अनुसार। तो यही अब तक आगे सेंसस हुआ नहीं है, तो यही काउंट होगा। जुलाई 2018 तक पटना जिले के बाहर कितने जिलों में सीमाबद्ध है? तो जुलाई 2018 तक पटना बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है? पटना के मतलब आसपास के कितने जिले हैं? सी आंसर इसका 9। तो पटना के बाहर 9 है। तो आप ऑटोमेटिकली मैप को देख भी सकते हैं। देखो पटना है ये ऐसी शेप का, तो इसके पास कितने हैं? 9 बताया ना। तो देखो वैशाली, सारण, समस्तीपुर। तो इससे थोड़ा आपको मैप याद भी हो जाएगा। ये सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय 4 हो गए। लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर। तो देखो अरवल, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा 4 तो ये हो गए। और लखीसराय, बेगूसराय 5, 6, समस्तीपुर, वैशाली और सारण 7, 6, 7, 8 और भोजपुर 9। तो ये 9 से घिरा हुआ है। आगे चलते हैं। भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? साक्षरता सबसे कम कहाँ पे है? तो उसका ए आंसर ठीक है, प्रथम स्थान पे है। मतलब सबसे ज़्यादा कम साक्षरता बिहार में ही है, सबसे कम एजुकेटेड आदमी बिहार में ही है। भारतीय जनसंख्या 2011 के अनुसार पुरुषों और स्त्रियों को दोनों में प्रतिशत की साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? तो 10th का सी है, बिहार राज्य की बिल्कुल न्यूनतम है। आगे चलते हैं। एंशियंट हिस्ट्री बिहार की जानते हैं। ये इंडिया की हिस्ट्री नहीं है, ये बिहार की है। तो बिहार के ऐतिहासिक परिचय को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत दिए गए तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। बिहार का ऐतिहासिक परिचय को निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर दिए गए तथ्यों के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। ये पैलेलियोथिक जो पूरा पाषाण काल बोलते हैं उसके बारे में देखेंगे। इस काल के प्रमुख पुरातात्विक अवशेष मुख्यतः दक्षिण बिहार से प्राप्त हुए हैं। तो साउथ बिहार जिसमें आपके ये नीचे वाले जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वहाँ से प्राप्त हुए हैं। इनमें पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, खुरचनी, उत्कीर्ण आदि प्राप्त हुए हैं। खुरपी वगैरह, खुरचनी या चाकू, कुल्हाड़ी प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष मुख्यतः गया की जेठियन और पेमार घाटी, ये गया की 2 जगह है, क्वेश्चन आ सकता है कि याद रखना। जो गया की जेठियन या पेमार घाटी में, या मुंगेर के भीमबाग, मुंगेर का भीमबाग व पैसरा से, भागलपुर के राजपोखर से और मालीजोर से। तो भागलपुर के क्या है, भागलपुर आपका इस साइड है। तो भागलपुर के राजपोखर व मालीजोर से, और पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी वहाँ पे है, पश्चिमी आपका ये बिल्कुल पश्चिमी में, इसलिए वेस्ट चंपारण बोलते हैं। नालंदा क्षेत्र से भी प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त गया जिले के शेर घाटी या गया जिले के शेर घाटी से प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिक बोलते हैं मानव के चट्टानी अवशेष के 2 साक्ष्य भी मिले हैं। जो चट्टान से आवास बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, उनके भी 2 साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? शेर घाटी से, गया में। तो आगे चलते हैं। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का इस काल के साक्ष्यों के अंतर्गत मुंगेर जिले के छोटे आकार के पत्थर निर्मित तेज हथियार और नोक वाले औजार मिले हैं। तो मेसोलिथिक में जो उनके हथियार थे नुकीले हो गए थे, वो मिले हैं कहाँ से? मुंगेर जिले में। नवपाषाण काल का इस काल के साक्ष्यों के अंतर्गत पत्थर के सूक्ष्म औजारों के साथ साथ हड्डी निर्मित उपकरण प्रमुख है।
तो हड्डी से बनाए हुए उपकरण भी न्यूलिथिक एज में बहुत फेमस है, जिसमें चिरांद सारण की जगह है ये। चिरांद सारण में, ये आपका ईस्टर्न यूपी का डिस्ट्रिक्ट है। मनेर पटना में, पटना तो मिड में है, मैंने आपको दिखाई दिया। चेचर व कुतुबपुर वैशाली में, तो वैशाली ऊपर है, तो चेचर व कुतुबपुर वैशाली में। ताराडीह गया में, ताराडीह गया में। सेनुवार रोहतास जिले में, ये आपका वेस्टर्न यूपी है, साउथ वेस्ट में ही है। सो मिले हैं, तो इसे चिराद हड्डी के उपकरणों के लिए पूरे विख्यात में प्रसिद्ध है। जो चिराद है, जो सारण की जगह है, तो वो आपका ये ईस्टर्न यूपी का डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ ईस्ट लगा लो। तो इसमें क्या है, हड्डी के लिए उपकरणों के लिए बहुत फेमस है। न्यूलिथिक एज की बात है। ताम्रपाषाण, जो चालकोलिथिक मतलब तांबा की खोज हो चुकी थी। और हिस्ट्री को क्या है, जैसे औजार मिले उसी बेस पे बांट दिया गया है भाई। प्री हिस्टोरिक बोल दिया, फिर पैलेलिथिक बोल दिया, जो मोटे नुकीले नहीं होते थे, फिर बीच में मेजोलिथिक में नुकीले हथियार हो गए आदमी के पास, फिर क्या तांबे की खोज होगी तो ताम्रपाषाण एज से डाल दिया, क्योंकि खुदाई की है। जो हिस्टोरियन है उनको पता चला ये औजार है। तो इस काल के साक्ष्य चिरांद सारण में, ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया है। सोनपुर में, और सोनपुर में कौन सा, बेलागंज प्रखंड गया में। मनेर पटना में। चेचर वैशाली में। राजगीर नालंदा में, तो नालंदा में राजगीर। और सेनवार रोहतास में। और ओरियम भागलपुर से मिले हैं। इसमें काले व लाल मर्दबान, तो जिसको बोलते हैं ब्लैक एंड रेड ऑर्चार्ड, या और मतलब भांड, जो मान लो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उनसे भी इस टाइम पे मिले थे चालकोलिथिक में। काले व लाल मर्दभांड तो चालकोलिथिक एज में मिले हैं, ये याद रख सकते हैं। ये सामान्यतः 1000 से 900 ईसा पूर्व, तो आपको पता है जो बिफोर BC बोलते हैं, BC, तो इससे टाइम उल्टा चलता है, तो 1000 पहले आएगा, फिर 900, तो 1000 से 900 के बीच में ये टाइम पीरियड था। आयरन एज, आयरन की जब लोहे की खोज हुई, तो इस काल के दौरान भारतीय मानव बस्तियों के उत्तर बिहार में स्थापित होने के संकेत मिले। तो उत्तर बिहार में जैसे वैशाली वगैरह है, तो वहाँ पे उसके संकेत मिले हैं। इस काल के अंतर्गत लोहे का उपयोग मुख्यतः औजार बनाने के लिए होता था। इस काल के दूसरे चरण को सामान्यतः उत्तरी काले चमकीले मर्दभांड से जाना जाता है। उत्तरी काले चमकीले मर्दभांडों के नाम से जाना जाता है। तो आयरन एज में चमकदार भांड, उससे पहले जो तांबर के टाइम पे था ब्लैक एंड रेड था। तो जिसके साक्ष्य बक्सर व चिरांद से मिले हैं। तो बक्सर इधर है आपका वेस्टर्न यूपी में, और वेस्टर्न यूपी की साइड में जो वेस्टर्न बिहार है, और चिरांद जो सारण में, वहाँ से मिले हैं। इस काल में कृषि कार्यों का लोह का प्रयोग शुरू होने लगा था। इस लोहे का प्रयोग होने लगा था, फाल वगैरह बना ली थी, हल बना लिया था, साथ ही नगरीकरण की शुरुआत भी हो गई थी। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी, इंडस वैली सभ्यता। इंडस वैली सभ्यता वर्षों पुरानी सिंधु सभ्यता की 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक एक गुलाम सभ्यता की, अर्थात लोग इस सभ्यता के बारे में अपरिचित थे, इसके बारे में गुमनाम थी, मतलब आदमियों को इसका विचार नहीं था कि ऐसी कोई सभ्यता है 20वीं शताब्दी तक। तो विद्वानों की धारणा की थी सिकंदर का आक्रमण हुआ था 326 ईसा पूर्व के पूर्व भारत में कोई सभ्यता ही नहीं थी। 20वीं शताब्दी के तृतीय दशक में, मतलब तीसरे, जैसे 20वीं शताब्दी कौन सी होगी, 1930 के आसपास की बात है ये। दो पुरातत्व के दयाराम साहनी और रखालाल RD बैनर्जी ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों को पुरानी वस्तुएं प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि सिकंदर के आक्रमण से पूर्व भी यहाँ पे सभ्यता थी, जो अपनी समकालीन सभ्यताओं से में सबसे विकसित थी, बहुत डेवलप थी ये। कालांतर में सर जॉन मार्शल और माधव स्वरूप वत्स, तो जॉन मार्शल या माधव स्वरूप वत्स ने, KN ने या दीक्षित, अर्नेस्ट मैके ने, ऑर्लस्टेइन ने, अमनानंद घोष और JP जोशी आदि विद्वानों ने उत्खनन मतलब खुदाई करके महत्वपूर्ण सामग्रियां प्राप्त की। उत्खनन के प्राप्त अवशेषों के आधार पर पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात इसके मुख्य स्थल हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। नामकरण। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था, बहुत लंबा था, एक्सटेंसिव था। आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले, अतः विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया है, क्योंकि ये क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते थे। ये क्षेत्र क्या है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते थे, पर बाद में लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर आदि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र के बाहर थे।
तो आपको याद रखना है कि पर बाद में लोथल जो जंग है गुजरात में, जो कालीबंगा है या बनावली है, रंगपुर है, क्षेत्रों से भी इनके अवशेष मिले हैं जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र के बाहर थे। अतः इतिहासकार इस सभ्यता का प्रथम ज्ञात और प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसका नाम हड़प्पा की सभ्यता रख दिया उन्होंने, उचित मानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार देखें, अगर मान लो जम्मू कश्मीर में उत्तरी सीमा क्या है, मांडा है, और वेस्ट में देखें तो बलूचिस्तान है, जो पश्चिमी सुतका गेंडोर जगह पे है, और आलमगीरपुर यूपी में है, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर यूपी में है, और दैमाबाद दक्षिण सीमा है। तो इससे याद रख सकते हैं मांडा, सुतका गेंडोर, दैमाबाद और आलमगीरपुर, ऐसे सर्कल पूरा हो जाएगा। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य मतलब कांस्य की खोज हुई थी यहाँ पे, इस टाइम पे ब्रोंज एज बोलते हैं, सिंधु के ब्रोंज एज, जिसका उद्भव ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था। तो ताम्रपाषाण चालकोलिथिक पीरियड में इसका डेवलपमेंट हो गया था। तो इसका विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी हुआ था। मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास के बारे में देखते हैं। बिहार के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत लगभग 12वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य की घटनाओं का शामिल है। तो मध्यकालीन जो बिहार के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत लगभग 12वीं शताब्दी से के मध्य से लेकर, मतलब ये आपके 1150 से लेकर 17वीं शताब्दी तक मध्य तक घटनाओं को शामिल है। इसका आरंभ बिहार के तुर्कों के आगमन से हुआ। बिहार में तुर्क आए थे तब से आगमन हुआ, जबकि अंत यूरोपियन के आगमन से, और लास्ट में यूरोपियन के आगमन से हुआ था। सल्तनत में बिहार में जो सल्तनत काल है, दिल्ली सल्तनत, बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। तो बख्तियार खिलजी पहला जिसने कंकर किया था बिहार को। वस्तुतः उसमें 12वीं शताब्दी के अंत तथा 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में मध्य बिहार पर आक्रमण किया था। तो 12वीं का एंड होगा, 13वीं का स्टार्ट हो रहा होगा जब 13वीं शताब्दी। इतिहासकारों के अनुसार बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी तथा नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया था। तो बख्तियार खिलजी ने बोल रहे हैं कि भाई ओदंतपुरी या नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय कर दिया था। बख्तियार खिलजी के समय बिहार शरीफ तुर्क शासन का प्रमुख केंद्र था। तो आज जो पटना में है तो वो तुर्क क्या था, शरीफ तुर्क शासन का प्रमुख केंद्र था। बख्तियार शहर का संस्थापक बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है। बख्तियारपुर शहर का बख्तियार खिलजी ने डेवलपमेंट किया था, इसलिए स्वयं द्वारा विजित तत्कालीन प्रदेशों की राजधानी लखनौती या लक्ष्मणवती को बनाया था। तो वहाँ पे इसने राजधानी लखनौती बनाई थी, लक्ष्मणवती। बख्तियार खिलजी ने मिथिला क्षेत्र के कर्नाटक वंशीय शासक नरसिंह देव, तो बख्तियार खिलजी ने जो मिथिला क्षेत्र के कर्नाट वंशीय कर्नाट वंशीय जो वंशज के थे नरसिंह देव तथा जयनगर के गुप्त शासकों को भी अपना अधीनता स्वीकार कराई। तो बख्तियार खिलजी ने जो कर्नाट वंशीय के यहाँ नरसिंह देव तथा जयनगर के गुप्त शासकों को भी अपनी अधीनता स्वीकार कराई। बख्तियार खिलजी की हत्या उसके ही अधिकारी अली मर्दान खिलजी ने कर दी थी। तो उसके अधिकारी अली मर्दान खिलजी ने उसकी मृत्यु कर दी थी और 1225 ईस्वी में हत्या कर दी थी। में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ और बाढ़ पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार प्राप्त कर लिया था 1225 में इल्तुतमिश ने, जो कि गुलाम वंश का शासक था। और इस दौरान उसने राजमहल की पहाड़ियों में हिशामुद्दीन इवाज को हरा था। हिशामुद्दीन इवाज को हरा दिया था उसने 1225 में। मलिक अलाउद्दीन जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो जानी को याद रख सकते हैं, मलिक जानी को पहला प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था अलाउद्दीन इल्तुतमिश ने। 1229-30 की बात है में बिहार और बंगाल को पुनः विभाजित किया गया था। 1229-30 में फिर विभाजित किया गया था। उल्लेख किया गया मलिक जानी के बाद इल्तुतमिश के पुत्र नासुरुद्दीन मोहम्मद ने अवध, बिहार, लखनौती बंगाल में को एक कर दिया था। तो ये लखनौती बंगाल का है, लखनऊ नहीं, ये बंगाल का है। तो इसने क्या है, नसरुद्दीन ने इनको अलग कर दिया था और इकट्ठा कर दिया था। सैफुद्दीन ऐबक तथा तुगान खान ने भी इल्तुतमिश के द्वारा ही बिहार के सूबेदार बने थे। सैफुद्दीन ऐबक तथा तुगान खान इल्तुतमिश के द्वारा ही बिहार के सूबेदार बने थे। गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में, गयासुद्दीन तुगलक उसके बाद आए,
तुगलक 1324 में आए तो मैं बंगाल, और इससे आपको क्या है, एक हिस्ट्री की आपके दिमाग में माइंड मैप भी बन रहा है इंडिया की हिस्ट्री का, क्योंकि इससे पहले सबसे पहले बख्तियार खिलजी आ गए, खिलजी से के बाद गुलाम आ गए, गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक आ गए, इल्तुतमिश के बाद फिर अब मान लो ऐबक के टाइम आ गया, फिर गयासुद्दीन तुगलक आ गए। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई पहले खिलजी थे, फिर गुलाम के इल्तुतमिश थे, फिर क्या तुगलक थे। तो ऐसे आपके माइंड मैप बनेगा। दौरान कर्नाट वंश, यहाँ पे कर्नाट वंश था कि अंतिम शासक हरि सिंह देव को हराया था इसने गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 में, और डेट आपको याद रखें 1324 में गयासुद्दीन तुगलक आ गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार प्रांतपति मजदूल मुल्क था मजदूल मुल्क। ऐसा माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने राजगृह या राजगीर बोलते थे कि जैन मंदिरों को दान दिया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या राजगीर के मंदिरों को जैन के मंदिरों को दान दे दिया था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। तुगलक काल में क्या है, बिहार शरीफ थी। इस समय का प्रमुख प्रशासक कौन था, मलिक इब्राहिम, मलिक बया को माना गया था, जिसका मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है। तो मलिक इब्राहिम को मेन शासक माना गया था। आगे चलते हैं। 1394 में ख्वाजा जहां बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया, यह सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद द्वारा। 1394 में ख्वाजा जहां को सूबेदार नियुक्त किया गया था, किसके द्वारा, नसरुद्दीन महमूद के द्वारा शेर शाह सूरी। यह तत्कालीन सासाराम या सहसराम के जागीरदार हसन खां के सूर का पुत्र था। तो सासाराम के जागीरदार हसन खां का ये बेटा था। हसन खान सूर। शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खां था। शेर शाह को फरीद खां बोलते थे। फरीद खां ने तलवार से एक शेर को मार डाला था। इसी बाद बहादुर से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान ने, तो बहार खान लोहानी ने इसको शेर खां की उपाधि दी थी। इससे याद रख सकते हैं, लोहानी ने शेर खां की उपाधि दी थी। इसने एक शेर को मार दिया था, फरीद खान नाम था। 1534 में शेर शाह ने सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल की सेना को हराया था। तो बंगाल की सेना को हरा दिया था 1534 ईस्वी में। आपको पता है, इससे देखो यहाँ पे बंगाल में सेन राजाओं का राज होता था उस टाइम पे, तो याद रखते हैं सेन राजाओं का। 26 जून 1539 को इसने चौसा बक्सर के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को हराया था। तो बक्सर को चौसा बोलते हैं। तो 26 जून 1539 को के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को हराया था। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था 1539 में। शेर खां चौसा की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद शेर शाह की उपाधि धारण कर सिंहासन पर विराजमान हुआ। शेर खां चौसा की लड़ाई में शेर खां जीत गया था, तो शेर शाह की उपाधि उसने अपने आप को धारण करा दी थी। चौसा में पराजित होने के बाद एक वर्ष बाद हुमायूं 1540 ईस्वी में कन्नौज तथा बिलग्राम के निकट फिर एक युद्ध के लिए शेर शाह को ललकारा। तो बिलग्राम का युद्ध कहते हैं इसे। 17 मई 1540 की बात है के नाम से जानते हैं इसे। शेर शाह की विजय प्राप्त हुई थी इसको। 10 जून 1540 को आगरा में विधिवत रूप से शेर शाह का राज्याभिषेक हुआ। 10 जून 1540 को अभिषेक करा लिया अपना। शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना का दुर्ग बनाया था। शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना का दुर्ग बनाया और इस नगर को पुनः 1541 में बिहार की राजधानी बनाया। तो शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना को दुर्ग बना लिया, किला बना लिया, और इस नगर को पुनः 1541 में बिहार की राजधानी बना दिया गया। तो इसका नाम अब पहले बिहार शरीफ था, अब पटना हो गया था 1541 में। तारीख़ दाऊदी जिसकी रचना अब्दुल्ला ने की थी। के अनुसार शेर शाह ने पटना की राजधानी बनाने के साथ ही यहाँ दुर्ग बनाने का भी निर्माण करवाया। तो यहाँ पे एक किला बना दिया उसने शेर शाह ने। ये तारीख़ दाऊदी में लिखा हुआ है, जो कि अब्दुल्ला ने लिखी थी। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, इसको सहरसा भी बोलते हैं। और जिसके निर्माण कार्य का आरंभ स्वयं शेर शाह ने या जबकि पूरा इस्लाम शाह ने कराया था। शेर शाह द्वारा सुलेमानी करारानी को बिहार के सूबेदार का पद प्रदान किया गया। तो सुलेमान करारानी का किसे शेर शाह ने पद दिया था सूबेदार का। शेर शाह द्वारा सूर वंश की स्थापना की गई। शेर शाह सूरी बोलते हैं ना, तो शेर शाह ने सूर वंश की स्थापना की। देश में डाक प्रथा का प्रचलन इन्होंने ही आरंभ किया था। शेर शाह द्वारा एक दूरदर्शी और कुशल प्रशासक था। मतलब शेर शाह सूरी क्या थे, बहुत ही एडिप्ट चतुर आदमी थे। अपने शासनकाल में बेहद विशाल ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड, आपने सुना होगा जीटी रोड शेर शाह सूरी ने बनाया, करवा कर यातायात की व्यवस्था को सुगम
किया था। इससे वे दक्षिण भारत के उत्तर भारत से जोड़ने में कामयाब रहे थे। आगे चलते हैं। आधुनिक इतिहास क्या है बिहार का, मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, भूमिका। बीती हुई घटनाओं का लिखित और प्रमाणिक विवरण ही इतिहास कहलाता है। मतलब वो जो बीती हुई घटना है, कोई भी है, इतिहास की डेफिनेशन यही है कि भाई उसका आपको लिखित मिल जाए या कोई प्रमाणिक विवरण मिल जाए, खुदाई से मिल जाए, तो वो इतिहास के गवाह हैं। बिहार में आधुनिक इतिहास का काल क्रम क्या है, सामान्यतः यूरोपियों के आगमन से माना जाता है। चूँकि यूरोपीय व्यापारियों ने भारत के आक्रमण के क्रम में बिहार का भी चक्कर लगाया था और बिहार के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को फैलाया था। बिहार के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार फैल गया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए विभिन्न यूरोपियन राष्ट्रों ने बिहार में अनेक फैक्ट्रियाँ स्थापित की, बहुत फैक्ट्रियाँ लगी यहाँ पे। और अंतगोतवा बिहार के राजनीति में हस्तक्षेप कर शासन चलाने हेतु सर्वेसर्वा बने। तो अंतगोतवा से याद रख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी बन गए थे। तत्पश्चात बिहार के लोगों में भी राष्ट्रवादी भावना का उजागर हुई, स्वतंत्र राज्य की मांग उठने लगी, जिसका आगे चलकर स्वतंत्र बिहार के राज्य के रूप में गठन हुआ। आगे चलते हैं। आधुनिक बिहार में कौन कौन आए? सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, जिनको होलैंड के निवासी बोलते हैं हम, या नीदरलैंड भी बोलते हैं, होलैंड के निवासी। पुर्तगाल से आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसी के बाद डेनिश आए, डेनिश के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अंग्रेज आए, ब्रिटिशर आए। तो बिहार में पुर्तगाली व्यापारियों का आगमन। सर्वप्रथम बिहार में पुर्तगाली व्यापार आए, जो बंगाल के हुगली स्थित व्यापारिक केंद्र के नाव के माध्यम से पटना आए थे। तो बंगाल में जो हुगली नदी है उसके बंदरगाह से यहाँ पे आ गए। तो आया जाया करते थे। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित वस्तुओं के मुख्यतः चीनी मिट्टी के बर्तन, तो जिसको सेलेन बोलते हैं, सेलेन इंग्लिश में, तो आप याद रख सकते हैं। सेलेन कहीं वर्ड आए तो CEYLON, सेलेन बोलते हैं। तो चीनी मिट्टी के बर्तन या विभिन्न प्रकार के मसाले थे, जबकि आता है आयातित वस्तुओं के मुख्य रूप से सूती वस्त्र, वहाँ से क्या मंगाते थे? सूती वस्त्र तथा अन्य प्रकार के वस्त्र होते थे। यहाँ से चीनी मिट्टी के बर्तन या मसाले भेजते थे। बिहार में डच व्यापारियों का आगमन। डच व्यापारी कब आए थे? 1632 में, 1632 में आए थे। और पुर्तगाली तो आपको पता ही, वास्को डी गामा उसके बाद ही आएंगे, 1498 के बाद, बीच में 1500 में आए थे। तो ये डच के आए थे 1632 में, होलैंड के या नीदरलैंड के निवासी बोलते हैं। पटना कॉलेज के उत्तरी भाग में स्थित इमारत में स्थित डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। पटना के आसपास डच फैक्ट्री बना दी। डचों का अधिकांश रुझान सोरे क्या होता है? साल्ट पीटर बोलते हैं, जिसका बारूद बनाने में यूज होता था। इसके अलावा चीनी अफीम या चीनी के में भी इंटरेस्ट था, अफीम नशा करने के लिए होती है जो, और सूती वस्त्र के व्यापार में इनकी काफ़ी रुचि थी। सम्मिलित रूप से बिहार और बंगाल और उड़ीसा के व्यापार करने हेतु, क्योंकि बिहार बंगाल उड़ीसा सिमिलर था तब, तो उससे पहले डच प्रधान नोथियस वैगनबर्ग ने मुगल सम्राट औरंगजेब से 1662 में एक फरमान प्राप्त किया था। तो नोथियस से याद रख सकते हैं, नोथियस ने 1662 में औरंगजेब से एक फरमान प्राप्त किया था। बिहार में फ्रांसीसी का आगमन। बिहार में फ्रांसीसी कंपनी का अस्तित्व पटना में 1734 ईस्वी में माल गोदाम की स्थापना से माना जाता है। वहाँ पे माल गोदाम मतलब स्टोर हाउस बना दिया 1734 में। इसका मुख्य उद्देश्य बिहार से सोरा प्राप्त करके अपने व्यापार को अनंत रूप से स्वरूप सम्मानित करना था, स्थापित करना था। मतलब अपना एस्टेब्लिश कर लिया यहाँ से, साल्ट पीटर लेके, सोरा लेके, जिसका बारूद बनाने में यूज होता था। 1734 के आसपास का एरिया था फ्रांसीसियों का। फ्रांसीसी कंपनी का प्रमुख जो जियाला बंगाल छोड़कर 2 मई 1757 को बिहार में भागलपुर तथा 3 जून 1757 को पटना पहुंचा। तो यहाँ पे जियाला बंगाल को छोड़कर 2 मई 1757 को, 3 जून 1757 को पटना पहुंच गया। बंगाल से इधर शिफ्ट हो गया पटना में। आगे चलते हैं। बिहार में डेनिश व्यापारियों का आगमन। डेनिश व्यापारियों का आगमन कब हुआ? सर्वप्रथम बिहार के पटना में डेनिश फैक्ट्री 1774-75 में लगी हुई, और ये मुख्य सोरे के उत्पादन के लिए वही है। बाद में ब्रिटिश कंपनी ने मतभेद होने के कारण इनसे फैक्ट्री और शटल जब्त कर लिए थे 1774-75 में। बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी का भाई। पहली बार पटना में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख 1664 ईस्वी में जॉब चोरनोक, तो जॉब चोरनोक से याद रखते हैं, चौर को नियुक्त किया गया था 1664 में।
1680 ईस्वी तक इस पद पर रहा, 1680 तक इस पद पर रहा। 1691 में पटना के गुलजार बाग में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थायी माल गोदाम स्थापित हुआ, 1691 में। तो पटना के गुलजार बाग में, पटना में गुलजार बाग था, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थायी माल गोदाम स्थापित हुआ। पलासी की लड़ाई 23 जून 1757 को। तो 1691 में क्या था, गुलजार बाग में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया माल गोदाम, वहाँ पे स्टोर हाउस बने थे 1691 में। और जब 1757 को पलासी की लड़ाई हुई थी और यह बक्सर के युद्ध 64 में हुआ था, जो में अंग्रेजों के विजित होने के पश्चात बिहार पूर्ण रूप से अंग्रेजी शासन के अधीन हो गया था 64 के बाद, जिसकी पुष्टि इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। जो इस संधि के तहत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सम्मिलित रूप से बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। तो इलाहाबाद की संधि के बाद क्या है, बिहार। तो क्वेश्चन बन सकता है 1765 इलाहाबाद की संधि के बाद बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी, कर मतलब वसूलने लगे थे। इस संधि के मुख्य रूप से पराजित जो पक्ष का नेतृत्व है, किसने किया था, मुगल द्वितीय शाह आलम जो मुगल राजा थे, जबकि विजित पक्ष का नेतृत्व ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रधान रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव आपको पता है बक्सर की युद्ध में था 1764 में, वो इलाहाबाद की संधि इनके बीच में हुई थी और मुगल शाह आलम द्वितीय। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध बिहार में विभिन्न विद्रोह भी हुए थे। एक तरफ जहां आम जनों की प्रति मुगलों और मराठों और स्थानीय जमींदारों की नीतियां शोषणपरक और दमनात्मक रूप लिए हुए थी, तो मुगल भी एक्सप्लॉइट करते थे, मराठे भी करते थे और स्थानीय जमींदार भी करते थे, एक्सप्लॉइटेशन करते थे। दूसरी तरफ क्या था, अंग्रेजी कंपनी स्व लाभ को ध्यान में रखकर अब अपने लाभ को देखते हुए जनजातियों, किसानों और श्रमिकों के प्रति कठोर रहते थे। किसान काम करते थे, ये जो शेड्यूल कास्ट है वो काम करती थी, या फिर उनको जो लेबर थी उनके साथ ये बिल्कुल बुरा व्यवहार करते थे। और अतः इन्हीं सभी वर्गों में अपने अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए रेबल विद्रोह किया। तो बिहार में जनजातीय आंदोलन कौन से हैं, इनसे पक्का क्वेश्चन बनेगा आपका। तो 19वीं शताब्दी में बिहार के जनजातीय बहुल इलाकों में, जहाँ पे ज़्यादा रहते थे एससी, में ब्रिटिश सरकार और इसके द्वारा नियुक्त एजेंटों, व्यापारियों, महाजनों के खिलाफ अनेक सशस्त्र विद्रोह हुए, बहुत सारे विद्रोह हुए जहाँ पे SC ST रहते थे। तो इस विद्रोह के में मूल जाने पर कई कारण हैं, मतलब जिससे ये हुए। आदिवासी जीवन पद्धति में वन और वनोपज को महत्व देते थे। आपको पता है कि आज भी जो जंगलों में रहते हैं वो उनको घर मानते हैं, उनको इम्पोर्टेंस देते थे। उनके आर्थिक उपार्जन का मुख्य आधार था, मतलब उन पर ही निर्वाह करते थे, गुजारा करते थे। इस तरह ब्रिटिश सरकार द्वारा जब वनों को सरकारी संपत्ति घोषित किया गया, ब्रिटिश ने बोल दिया कि सरकारी संपत्ति है वृक्ष हैं जो, तो इसलिए फिर आपस में झगड़ा होता रहा। भू राजस्व या ज़्यादा पैसा कर भी लेते थे जो भूकर के रूप में, तो इसलिए महाजनी व्यवस्था को बढ़ावा मिला और ऋण के कुचल में फंसकर आदिवासी अपनी ही जमीन से बेदखल हो गए। तो भौगोलिक स्थिति क्या थी, ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड रिलीफ फीचर क्या है। भूमिका, किसी राज्य के भौगोलिक परिदृश्य के बारे में जानने के लिए उसकी भौगोलिक स्थिति या उसकी जो रिलीफ फीचर है उसको जानना होता है। इस संदर्भ में बिहार की भौगोलिक स्थिति या उच्चावच मतलब रिलीफ फीचर में काफ़ी विविधता पाई गई है। इसमें पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, मैदान भी है तथा बहुत सारी अन्य भौगोलिक उच्चावच मिलकर बिहार की भौगोलिक संरचना को एक विशेष रूप प्रदान करते हैं। मतलब एक अलग तरह की, खास तरह की यहाँ पे है, सभी तरह मिलते हैं, पर्वत, पठार वगैरह भी मिलते हैं। तो बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में देखेंगे तो उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित एक भू आवेष्टित राज्य है। इसके उत्तर में नेपाल है, तो उत्तर में क्या है, नेपाल है, और दक्षिण में झारखंड है, और पूर्व में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। तो इसका डाटा ये देख लेते हैं कि इसकी भौगोलिक विस्तार कैसे हुआ है। 24-20-10 मतलब 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 तक फैला हुआ है। तो 24 से 27 तक तो आपको याद रखना ही है। जैसे बिहार का ऊपर क्या है, इधर 24 डिग्री से 27 डिग्री है, तो यहाँ से 20-10 याद रख लेंगे, जस्ट आपका ऑप्शन में टिक लगाने के लिए। यहाँ से 31-15 लिख लेंगे। और उत्तरी से जैसे यहाँ से 83 है और यहाँ पे 88 है, तो 83 से 88 है। 1950 याद रख लेंगे इसके पीछे, और इसके पीछे 1740 याद रख लेंगे। इसका संपूर्ण क्षेत्र 94,163। ये बिहार में BPSC में बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर पूछते हैं, तो इसलिए इसको याद रख सकते हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257, मतलब लगभग ग्रामीणी क्षेत्र है 92,257.51, और शहरी क्या है
1905 बिल्कुल कम है, और यह भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86 है। तो क्वेश्चन बन सकता है ये 2.86 ओनली है। बिहार के उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई 345 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण मतलब ये क्या है, 345। आप इस फिगर को भी याद कर लेंगे ना उस टाइम पे टिक लगाते हुए, तो आपको याद आ जाएगा ये 345 है, और इस साइड में 483 है। 345 483। तो आपको ये देखना कि ये है 345 मतलब क्या है, ये 483 चौड़ा ज़्यादा है, लंबा कम है 345, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। समुद्र तल से बिहार की लगभग 200 किलोमीटर ऊंचाई पे है, तो मीन सी लेवल आपको पता होगा, और या इसको 173 फीट भी कहते हैं। तो गंगा हुगली नदी मार्ग द्वारा इसी समुद्र से जुड़ा हुआ है। जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या है, तो इसमें विभिन्न तरह के पाए जाते हैं। जैसे बिहार में पाई जाने वाली चट्टानों को 4 प्रमुख संरचनात्मक समूह में, यहाँ पे चट्टान पाए जाते हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। धारवाड़ चट्टानें, तो ये जियोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ उसी के बेस पे बांटा गया कि धारवाड़ जो मतलब कर्नाटका में एरिया है उसके टाइम पे बनी हुई चट्टानें हैं यहाँ पे। धारवाड़ कर्नाटका में एक जगह है, उस टाइम पे जो वहाँ पे चट्टानें फॉर्म हुई थी बिलियंस मिलियंस ईयर अगो, तो उस टाइम की ये हैं। और विंध्यन समूह की चट्टानें या विंध्याचल पर्वत बना तब उस टाइम पे की चट्टानें हैं। टर्सरी चट्टानें हैं, टर्सरी जो मतलब तृतीय काल बोलते हैं, क्योंकि अब ये मालूम मॉडर्न टाइम में बनी हुई टर्सरी, या क्वाटरनरी भी थोड़ा उससे पहले बनी हुई है। धारवाड़ चट्टानें। प्री कैम्ब्रियन क्या होता है, जैसे भाई जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से मान लो जिस टाइम पे जो बना प्री कैम्ब्रियन वो होते हैं, ये लगभग आपके बिलियन 400 बिलियन पहले, जब मान लो बोलते हैं ना कि 4000 बिलियन ईयर अगो धरती का विकास हुआ, उसको फिर प्री कैम्ब्रियन ऐसे भागों में बांटा गया है, या सेनोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, तो ऐसे बांटा गया है। तो वही प्री कैम्ब्रियन युग में निर्मित ये चट्टानें बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में साउथ के पूर्व में मिली हैं, और मुंगेर में स्थित खड़गपुर की पहाड़ी में। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि मुंगेर कहाँ पे, दक्षिण पूर्व में। देखो मुंगेर में स्थित खड़गपुर की पहाड़ी, या जमुई जो साउथ में, नवादा साउथ में, राजगीर साउथ में आदि ज़्यादा स्थानों पर पाई जाती हैं। स्लेट और क्वार्ट्जाइट, यहाँ पे स्लेट और क्वार्ट्ज या आदि धारवाड़ समूह की चट्टानें, स्लेट भी मिलता है क्वार्ट्ज भी मिलता है, धारवाड़ समूह की चट्टानें हैं। आगे चलते हैं। विंध्यन समूह की चट्टानें, इस समूह की चट्टानें सोन नदी के उत्तर में स्थित रोहतास तथा कैमूर जिले में पाई जाती हैं। तो इस समूह की जो चट्टानें हैं सोन नदी के उत्तर में, जो सोन नदी है उसके उत्तर में रोहतास में और तथा कैमूर जिले में पाई जाती हैं। तो सोन नदी के जो उत्तर में है स्थित रोहतास तथा कैमूर जिले में पाई जाती हैं विंध्यन समूह की चट्टानें। इस चट्टानों को सीमेंट उद्योग के लिए, चूना पत्थर तथा गंधक निर्माण के लिए पायराइट में मिलता है। तो गंधक निर्माण के लिए पायराइट, और यहाँ पे चूना भी मिलता है सीमेंट उद्योग के लिए। बालू पत्थर, तो आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि जो सीमेंट की क्वालिटी चूने पत्थर पे ही डिपेंड करती है, ना कि जिप्सम, तो उसकी क्वालिटी को डाउन करता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, साइंस का क्वेश्चन है। बालू पत्थर, क्वार्ट्जाइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर आदि समूह की चट्टानें हैं। तो बालू पत्थर, क्वार्ट्जाइट, डोलोमाइट, तो ये सिर्फ चट्टानों के नाम है। बालू पत्थर बालू मिट्टी जैसा ही होता है, या क्वार्ट्जाइट या डोलोमाइट, चूना पत्थर आदि इसी समूह की चट्टानें हैं। इस समूह की चट्टानों का प्रयोग सासाराम, आगरा तथा दिल्ली तथा जयपुर में निर्मित ऐतिहासिक स्मारकों तथा सारनाथ और या सांची के बौद्ध स्तूपों में किया गया है। कई जगह जगह यहाँ से उठाई चट्टानें यूज कर दिया, जैसे दिल्ली में भी या फिर सांची के स्तूप में भी। टर्सरी चट्टानें, जो तृतीय काल की चट्टानें हैं, टर्सरी इंग्लिश वर्ड है, तो तृतीय काल की चट्टानें जो पश्चिमी चंपारण है के उत्तरी पश्चिमी भाग रामनगर, दून तथा रामेश्वर श्रेणी में मिलते हैं। जो चंपारण का जो उत्तर पश्चिमी एरिया है, उत्तर में पश्चिमी साइड में जो एरिया है, या रामनगर दून, जैसे दून बोलते हैं ना, जैसे देहरादून वगैरह बोलते हैं, वैसे ही उसी टाइम की बात कर रहे हैं। तो रामेश्वर श्रेणी में पाई जाती है टर्सरी चट्टाने में। और क्वाटरनरी चट्टाने में कौन पाया जाता है? इन चट्टानों का निर्माण प्लिस्टोसीन इरा, मैंने बोला था ना, सेनोजोइक प्लिस्टोसीन काल में हुआ था। और ये चट्टानें जलोढ़, बालू, बजरी तथा बालू पत्थर तथा कॉन्ग्लोमेरेट, मतलब इन चारों का मिश्रण आदि द्वारा निर्मित है। इन चट्टानों का निक्षेप शिवालिक के उत्थान के पश्चात इसके दक्षिण में स्थित सिंधु गंगा नदी द्रोणी में हुआ है। इन चट्टानों का जैसे ये मिट्टी ले लेके आई जो धरतियाँ हैं सिंधु या गंगा, तो उसी की वजह से हुआ इनका क्वाटरनरी का।
नदियों द्वारा इस निक्षेपण के कारण, तो मतलब वहाँ से वो मिट्टी उठा के लाई यहाँ पे डाल दी, तो मंद ढाल वाले विशाल मैदान का निर्माण हुआ और जिसे बिहार का मैदान भी कहते हैं। संपूर्ण बिहार में मतलब मिट्टी नदियाँ लेके आ गई हो, तो बीच में से गंगा बह रही है तो वहाँ पे मिट्टी लेके आ गई, तो मैदानी भागों में जलोढ़ की गहराई तो एक समान नहीं है पाई जाती। गंगा में दक्षिणी भाग में जलोढ़ की गहराई पहाड़ियों के निकट अपेक्षाकृत कम पाई गई है। तो गंगा की तरफ क्या है, कम गहराई है, जबकि पश्चिम की ओर बढ़ने पर इसकी गहराई बढ़ जाती है। गंगा के दक्षिणी भाग में सबसे गहरे जलोढ़ बेसिन कौन है, बक्सर और मोकामा के बीच में पाए गए। गहरे जलोढ़ हैं बक्सर और मोकामा के बीच में पाए गए हैं। आरा जुमराव बिहटा को पुनपुन अगर एक काल्पनिक रेखा से मिला दिया जाए तो पुनपुन नदी है जो, इसमें क्या है, समांतर स्थित हिंज रेखा के समीप जलोढ़ की गहराई 300 से 500 मीटर से बढ़कर 700 मीटर तक पहुंच गई है। तो आरा डुमराव या बिहेटा के पास 700 मीटर पहुंच गई है। मुजफ्फरपुर तथा सारण में के मध्य जलोढ़ बेसिन की अधिकतम गहराई 1000 से 2500 मीटर के बीच में पाई गई है। मुजफ्फरपुर और सारण के बीच में जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है। जो बिहार में जो रिलीफ फीचर क्या है, ऊंचा वजन क्या है, तो शिवालिक पर्वत श्रेणी और तराई क्षेत्र। तो शिवालिक पर्वत है जो है या फिर तराई क्षेत्र है, बिहार का मैदान है या दक्षिण का पठार है। आगे चलते हैं। तो क्लाइमेट क्या है, यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, सोइल कैसी है, इसके बारे में जानते हैं। किसी स्थान के वातावरण की दीर्घात्मक स्थिति जलवायु कहलाती है। तो मतलब लंबे टाइम के लिए जो उसमें वातावरण रहेगा उसको ही कहेंगे उसकी जलवायु। बिहार की जलवायु में सभी राज्यों की तरह विविधता पाई गई, डिफरेंट तरह की यहाँ पे जलवायु है। कुछ टाइम पे क्या है, या सूखा का प्रकोप रहता है, कई बार बाढ़ भी आ जाती है। इसका फिर प्रभाव इफेक्ट है मिट्टी पे पड़ता है। तो क्लाइमेट क्या है, बिहार में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इंडिया में ही मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपने अक्षांशीय विस्तार के आधार पर यह उपोष्ण जलवायु के क्षेत्र आता है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री के आसपास से गुजरती है, तो वहीं इसमें क्या है, इसमें उपोष्ण जलवायु का बहुलता पाई जाती है। यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय लक्षण पाए जाते हैं, महाद्वीप जो हैं उसके लक्षण पाए जाते हैं। इसके पूर्वी भाग में आर्द्र, जो पूर्वी एरिया है उसमें क्या है, आर्द्र जलवायु है, नमी वाली, और पश्चिम भाग में अर्ध शुष्क जलवायु मिलती है। तो इधर थोड़ी नमी मिलती है, इधर शुष्क मिलती है, आप याद रखते हैं। ये पूर्वी हो गया, ये पश्चिमी हो गया। कोपन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर, कोपन जो है जोग्राफर है वो बहुत ही उसने सेग्रीगेशन किया हुआ है जलवायु का, एटमॉस्फेयर का। तो बिहार के आधार पर बिहार का उत्तरी भाग है जो CWG या दक्षिण भाग AW जलवायु के अंतर्गत आता है। तो आप याद है, उत्तरी भाग में CWG और साउथर्न भाग में AW। तो बिहार की जलवायु को हिमालय की अव्यवस्थित या कर्क रेखा के से दूरी, बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता है। तो बंगाल की खाड़ी से तो निकटता है ही, और कर्क रेखा से दूरी है थोड़ी सी। ग्रीष्मकालीन तूफान तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसून की क्रियाशीलता को जैसे कारक प्रभावित करते हैं। मानसून भी इफेक्ट करती है इसके एरिया को, जलवायु को। बिहार के मुख्य रूप से 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। समर, मार्च टू मिड जून, मार्च से मिड जून के बीच में गर्मी। सूर्य के उत्तरायण, जो आप सूरज नॉर्थ में जाता है तो उत्तरायण बोलते हैं, होने के कारण इस समय में तापमान में बढ़ोतरी होती है, जहाँ मई का महीना सर्वाधिक गर्म होता है इंडिया में। ग्रीष्म ऋतु में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जो साइक्लोन बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन के कारण बिहार के पूर्वी हिस्सों में बारिश होती है। इस वर्षा को नॉर्वेस्टर कहते हैं। तो पूर्वी हिस्सों में बारिश होती है, इसको नॉर्वेस्टर बोलते हैं, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से गर्मी में होती है। बिहार का सबसे गर्म स्थान गया जिले में है। रेनी सीजन कब होता है, मिड जून से लेके मिड अक्टूबर तक। बिहार में मानसून का आगमन मध्य जून में होता है, जहां जुलाई और अगस्त में अत्यधिक वर्षा होती है। जुलाई और अगस्त में ज़्यादा वर्षा होती है। बिहार में वर्षा का मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होता है। साउथ वेस्ट मानसून पूरे इंडिया में ही होता है। यहाँ पे लगभग 125 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा किशनगंज जिले में, जो बिल्कुल एक्सट्रीम ईस्ट में है, आपका ऊपर कोने पे जो किशनगंज है। जबकि सबसे कम वर्षा पटना के पश्चिमी स्थित त्रिकोणीय भूखंड पर पाई जाती है। तो पश्चिमी में त्रिकोणीय भूखंड में पाई जाती है। आगे चलते हैं। इस राज्य में मानसून प्रत्यावर्तन का काल समय मध्य अक्टूबर से नवंबर तक, तो जो खत्म होती हुई बारिश का मध्य अक्टूबर से नवंबर तक टाइम है। विंटर सीजन नवंबर से फरवरी तक।
इस ऋतु में भूमध्य रेत क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवातीय तूफानों को झंझावातीय वर्षा होती है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए लाभदायक मानी जाती है। बिहार में शीत ऋतु का सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी का होता है। इस समय औसतम न्यूनतम 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो 7.5 डिग्री तक क्या है टेम्परेचर पहुंच जाता है। ठंडा महीना होता है जनवरी का, वो पूरे इंडिया में ही होता है। और रबी की फसल आपको पता है इसी टाइम पे बोई जाती है, जिसमें गेहूँ वगैरह बोए जाते हैं। मिट्टी कैसी है यहाँ की? बिहार सरकार के जो कृषि अनुसंधान विभाग के द्वारा भौतिक, रासायनिक तथा संरचना विषयों पर यहाँ को मतलब मिट्टी को बांटा गया है इसकी संरचनाओं की वजह से। गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा, गंगा जा रही है तो गंगा मिट्टी लेकर आएगी, वहाँ उत्तरी मैदान है या दक्षिणी मैदान की मृदा या दक्षिणी पठार की मृदा, क्योंकि इसके ये यहाँ पे मिनरल्स भी तो मिलते हैं झारखंड में। इसके पहले बिहार का हिस्सा ही था। तो गंगा के उत्तरी मैदान में पाई जाने वाली मृदा जलोढ़ प्रकार की मृदा है। तो जलोढ़ तो होगी, नदियाँ लेके आएंगी। मिट्टी में अभ्रक और लोहे अयस्क ज़्यादा होता है। क्वार्ट्ज और फेल जो फाल्स पार बोलते हैं वो भी मिलेगा, जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। गंगा के उत्तरी मैदान में 3 प्रकार की मृदा प्रमुख रूप से पाई जाती है। दलदली या तराई क्षेत्र, क्योंकि मिट्टी लेके आती है गंगा। यह मिट्टी बिहार की उत्तरी सीमा से लेकर पश्चिमी पंचार चंपारण तक है, वेस्ट चंपारण तक है। पहाड़ियों के साथ साथ किशनगंज इधर ईस्ट में तो 5 से 7 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में मान लो। इधर से लेके जो आपका वेस्ट चंपारण है, यहाँ से लेके ऊपर ये 5 से 7 किलोमीटर की बेल्ट है किशनगंज तक। यहाँ पे क्या आपको जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। इसका हल्का पीला रंग तथा भूरा रंग होता है। हल्का पीला और भूरा रंग होता है। इस मिट्टी के ज़्यादातर भागों में कंकड़ पत्थर होंगे या रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसकी ओढ़ता मध्यम श्रेणी की होती है, मध्यम श्रेणी की है। खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। खादर क्या होता है? नया होता है। इस मिट्टी का सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, तो ये उससे 5 से 7 किलोमीटर से नीचे ये बेल्ट आ गई। इसका दरभंगा, चंपारण, पूर्णिया जिले के कोसी क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। तो पूर्णिया जिला का कोसी क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। इस मिट्टी का काफ़ी उर्वरता होती है। इसमें धान, गेहूँ और जूट की खेती की जाती है। धान, गेहूँ और जूट की खेती की जाती है। ये गहरे भूरे रंग की होती है, गहरे भूरे रंग की होती है। बल सुंदरी मृदा या बांगर मिट्टी, जो कि पुरानी मिट्टी होती है, बांगर मिट्टी, यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। इसमें चूने की मात्रा 30% से अधिक होती है। इसमें चूने की मात्रा 30% से अधिक होती है। आगे चलते हैं। ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, यहाँ पे इरिगेशन कैसा है। तो नदियाँ तो यहाँ पे बहुत बहती हैं। बिहार में विद्यमान अप्रपात तंत्र के अत्यंत मुख्यतः नदियाँ, झीलों, आर्द्रभूमि, जलप्रपात या विभिन्न गर्म जलकुंडों को शामिल किया गया। बहुत सारी मतलब यहाँ पे वाटरफॉल भी है, नदियाँ भी, झील भी हैं। तो ये जो इसका अपवाह तंत्र बना हुआ है, मतलब सिस्टम बना हुआ है ड्रेनेज सिस्टम, इसमें विभिन्न नदियों को निकाली गई नहरों, नलकूप भी हैं, तालाब हैं, कुओं को भी मध्य प्रदेश या संपूर्ण प्रदेश में सिंचाई से की जाती है। यहाँ पे तालाब भी हैं, कुएं भी हैं, नलकूप भी हैं, उनसे सिंचाई की जाती है। रिवर्स कौन कौन सी हैं यहाँ पे? गंगा, मूल रूप से यह भागीरथी के नाम से गंगोत्री हिमनदी या उत्तराखंड से निकलती है। आपको पता है कि भागीरथी के नाम से गंगोत्री हिमनदी उत्तराखंड से निकलती है। ये देवप्रयाग उत्तराखंड में जगह है। भागीरथी व अलकनंदा के संगम के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना, भागीरथी और अलकनंदा के नाम जब मिल जाती है ना, उसको गंगा बाद में कहते हैं। तो आगे चलते हैं। बिहार में सबसे लंबी नदी लगभग 445 किलोमीटर है। गंगा की सबसे ज़्यादा मतलब लंबाई यहाँ पे बिहार में 445 किलोमीटर है। हालांकि भारत में इसकी कुल लंबाई 225 है, मतलब 25 है, बट बिहार में 445 किलोमीटर पाई जाती है। बिहार में यह नदी पश्चिम से पूर्व के क्रम में मुख्यतः, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो मुख्यतः बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार जिलों से प्रभावित होती है। तो कौन कौन से हैं? देखो, बक्सर 1, भोजपुर 2, सारण 3, पटना 4, वैशाली 6, समस्तीपुर 7, बेगूसराय 8, खगड़िया 9, ये मुंगेर 10, भागलपुर 11 और कटिहार 12। तो 12 जिलों से प्रभावित होती हुई जाती है। तो आपको याद रखना है 12 जिलों से जाती है गंगा नदी यहाँ पे। और इधर से बक्सर वेस्ट से चलेंगे तो फिर भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार से प्रभावित होती है। यह नदी चौसा, मतलब जिसको बक्सर को चौसा ही बोलते हैं, के पास बिहार में प्रवेश करती है तथा और कटिहार बिहार में
कटिहार बिहार और साहेबगंज झारखंड के बीच सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। तो यह नदी क्या है, बिहार में जो, क्योंकि अब मान लो इसका स्लोप इसलिए होगा कि ऊंचे से नीचे जाती है नदी, तो बिहार से निकल के बंगाल में गिरती है ये, इधर से ही हमने इसलिए काउंट किया है। तो बिहार में जो बक्सर है, बक्सर से लेके तथा कटिहार में, कटिहार से निकल जाती है और साहेबगंज झारखंड के बीच सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। बिहार में इसमें बाई और उत्तरी दिशा, इसके जो बाई ओर है, तो आप इसके बाई ओर जो है उत्तरी दिशा से मिलने वाली नदियों में घाघरा, गंडक, बागमती, बलान, बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला और महानंदा है। और दाईं ओर में कौन कौन सी हैं, दक्षिण दिशा में मिलने वाली नदियों में सोन, करमनाशा, पुनपुर और किऊल प्रमुख है। तो इस साइड में आपको ये नदी है गंगा, मान लो इधर से इधर आ रही है, तो यहाँ पे करमनाशा, पुनपुन, किऊल और सोन नदियाँ हैं। और ऊपर से कौन से हैं, घाघरा, गंडक, बागमती, बलान, बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला और महानदा, महानंदा। तो थोड़ा देख भी लेंगे मैप में, देखो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो ये राप्ती नदी है, ये गोरखपुर के आसपास, या मतलब राप्ती नदी गोरखपुर के आसपास मिलेगी। फिर घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी। तो यहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट देख ही लिए थे, तो याद हो जाएगा कहाँ से कौन सी गुजर रही है, थोड़ा आइडिया माइंड मैप बना लो। कोसी यहाँ पे है, बागमती, गंडक, घाघरा, राप्ती, इधर सोन है। और बाकी ये थोड़ा मैप में क्लियर नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे तो पता चल ही जाएगा। घाघरा बोलते हैं, सरयू बोलते हैं इसको। इस नदी का उद्गम तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील के पास स्थित मापचोचुंग हिमनद ग्लेशियर से हुआ, मतलब ग्लेशियर से हुआ। तो ग्लेशियर क्या, बर्फ पिघलती है, वहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो तिब्बत में है जो के पठार का मानसरोवर झील आपने सुना होगा कि स्थित मापचोचुंग हिमनद ग्लेशियर से हुआ। मापचोचुंग, माप ये चीन का जैसा नाम है, क्योंकि चीन का कंट्रोल है वहाँ पे, तो ये घाघरा नदी का वहाँ पे उद्गम हुआ है। बिहार में कुल 83 किलोमीटर है इसकी। यह दरौली सिवान जिला के नज़दीक बिहार में प्रवेश करती है, तो सिवान जिले से के आसपास से प्रवेश करती है। और ये रिविलगंज सारण जिला के पास गंगा में मिल जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो घाघरा नदी है रिविलगंज सारण में ही मिल जाती है, और सिवान से उद्गम होता है इसका, दरौली से। इस नदी को सरयू तथा करनाली के नाम से जाना जाता है, सरयू भी बोलते हैं या करनाली के नाम से जानते हैं। अब आगे चलते हैं, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो कृषि तथा पशुपालन, एग्रीकल्चर तथा एनिमल हस्बेंड्री क्या क्या है यहाँ पे। तो कृषि या पशुपालन में बिहार में आजीविका प्रमुख साधन है। तो सबको पता है कि इंडिया की जो है इकोनॉमी एग्रीकल्चरल बेस है, जो राज्यों की खाद्य सुरक्षा, रोजगार तथा ग्रामीण विकास को सहारा देती है। इस कार्य में बिहार के लगभग 75% कार्यशील, मतलब 75% आदमी क्या है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो सब जगह की फसल, सारी तरह की फसल बोते हैं यहाँ पे। गेहूँ है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा, सरसों, अरहर, चना, मसूर, नकदी वगैरह फसलों के अंतर्गत गन्ना, मेस्ता, मखाना, मिर्च, चाय, जूट वगैरह भी आते हैं। तंबाकू कृषि खेती की जाती है। पशुपालन के अंतर्गत गाय, भैंस, भेड़, बकरी सब कुछ पाला जाता है यहाँ पे। मछली पालन भी किया जाता है। तो एग्रीकल्चर क्या है, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, सबको पता है। इसमें 2020-21 में जो सर्वेक्षण हुआ है कि 75% जनसंख्या खेती में लगी हुई है। 2018-19 में राज्य का सकल शस्यक क्षेत्र 74 लाख हेक्टेयर था, मतलब 74 लाख हेक्टेयर में ज़मीन में पैदा होते हैं यहाँ पे। और यहाँ का मुख्य भोजन चावल है, यही कारण है कि यहाँ के सभी जिलों में धान की खेती होती है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि तथा सहवर्ती क्षेत्र का हिस्सा 18.7% है। 18.7% जो है पैसा यहाँ का कृषि से ही आता है। तो यहाँ पे थोड़ा डाटा देख लेते हैं। 2018-19 के आंकड़ों के अंतिमम अनुमान 2019-20 के आंकड़ों के त्वरित अनुमान है। मतलब ये 2018-19 का जो आंकड़ा है वो बताया गया है कि भाई यहाँ पे क्या है, 19-20 में 18.7% जो है मत्या खेत या वन या कृषि से जो होती है उसमें इतना डेवलपमेंट हुआ। तो पशुधन से 5.9 है और जल कृषि से 1.4 है। तो इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको
आपका वर्ष 2019 में पशुधन के सकल घरेलू उत्पाद में, पशुधन मतलब जो अपने पशु पाले जाते हैं, 6% तथा कृषिगत सकल क्षेत्र से 32%। तो पशुओं से 6% और घरेलू उत्पाद से छोटे छोटे जो हैं एग्रीकल्चर बेस पे छोटे छोटे घरेलू उत्पाद हैं, तो उनका 32% योगदान रहा। 2003 से 19 लेकर पशुपालन की कुल इतनी बढ़कर इतने करोड़ हो गई है, 2.696 करोड़ से 3.65 करोड़ हो गई है पशुपालन से, मतलब 3.5 करोड़ के आसपास की पशु पालते हैं। तो ये डाटा थोड़ा सा ज़्यादा वो नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या है, बस गाय बैल की पॉपुलेशन दी हुई है, इतना याद नहीं, बस थोड़ा सा याद कर सकते हैं। गाय बैल 154 लाख में है, 154 लाख यहाँ पे गाय बैल हैं, और भैंसा तो गाय बैल तो 154 लाख है और 70 लाख के आसपास भैंस हैं। तो लगा सकते हैं 77 लाख तो भैंसा हैं, 154 तो इसका मतलब गाय ज़्यादा है, 154 लाख, ये 77 लाख। तो ये आपका इस थोड़ा सा पोल्ट्री फार्म 165 लाख के आसपास है। बिहार में कृषि कैसे होती है? बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में कृषि सघनता अधिक है। इस क्षेत्र में लगभग 65 से 80% भूभाग पर कृषि पाई जाती है। तो उत्तरी भाग में लगभग 80% तक कृषि पाई जाती है। उत्तरी बिहार में कृषि प्रणाली काफ़ी उन्नत किस्म की होती है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में अवस्थित गंडक व कोसी के मैदानी भाग में वर्ष में 4 प्रकार की फसलें उपजाई जाती है। फॉरेस्ट के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे हर तरह के पेड़ पौधे, घास, लताएं वगैरह मिलती हैं। सघन जनसंख्या, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे। इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बिहार में ही है। कृषि उसके एरिया के हिसाब से देखें तो कृषि भूमि की जो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है यहाँ पे, कृषि भूमि की अधिकता तो मांग होने के कारण बिहार में वन क्षेत्र का विस्तार कम हो गया है, कम वन है यहाँ पे। दूसरी बात यह है कि बिहार में वन निर्धारण के प्रमुख कारणों से वर्षा की मात्रा का अहम योगदान रहा है। तो 2019-20 का डाटा देखें तो 1094 में लगभग 1100 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त हुई थी। 2019-20 में 1100 मिलीमीटर वर्षा प्राप्त हुई थी, जिसमें 88.5% वर्षा जून से सितंबर के बीच में हुई थी, 4 महीने के अंदर। तो साउथ वेस्ट मानसून के कारण होती है, जबकि शीतलन वर्षा, ग्रीष्मकालीन वर्षा तथा उत्तरी पश्चिम वार को कुल 11.5 थी, क्योंकि 88% तो इसमें होगी साउथ वेस्ट मानसून से, नॉर्थ ईस्ट से 11.5 ही हुई थी। बिहार में जहाँ एक और भीषण बाढ़ के कारण कटा हुआ वन के विकास को प्रभावित करते हैं। तो बाढ़ आती है तो ऑटोमेटिकली यहाँ की मिट्टी कट जाती है। और दूसरी ओर शिवालिक श्रेणियाँ और कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र हैं। तो कैमूर जो वेस्ट में है, वहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई की वनस्पतियों की सघनता है, यहाँ ऊंचाई वाले पेड़ मिलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 टोटल है वर्ग किलोमीटर है। तो 2019 में बिहार राज्य का वनक्षेत्र 7,306 वर्ग किलोमीटर है। तो 7306 किलोमीटर के आसपास का यहाँ पे जंगल एरिया है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.76% है। मतलब जितना इसका एरिया है 94,163, उसका ये 7.76% है। यह हिस्सा संपूर्ण भारत में लगभग औसत का बहुत कम है। पूरे इंडिया में कितना वन है? 21.67, और यहाँ पे 7.76 एरिया पे बस ही वन है। देश के राज्यों के बीच 83.41% वन क्षेत्र मिजोरम में। तो आप 85%, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? मिजोरम में है। इतने प्रतिशत में देखा जाए तो 85% है तो मिजोरम में है, और सबसे कम कहाँ पे? हरियाणा में 3.62। तो आपको ये जी के क्वेश्चन बन सकता है कि भाई हरियाणा में 3.62 है और मिजोरम में सबसे ज़्यादा है 85.41। बिहार उपोष्ण जलवायु में अवस्थित है, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल जलवायु है। यहाँ प्राकृतिक वन पश्चिम चंपारण, प्राकृतिक वन देखें तो पश्चिमी चंपारण में, कैमूर में, रोहतास में, औरंगाबाद में, गया, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, मुंगेर, बांका और जमुई जिले में फैले हुए हैं। पश्चिम चंपारण को छोड़कर उत्तर बिहार प्राकृतिक वनों से रहित है। तो पश्चिमी चंपारण में ही है, बाकी ऊपर प्राकृतिक वन नहीं है। शिवालिक के तराई क्षेत्र में पश्चिम चंपारण जिले में प्राकृतिक साल के वृक्ष मिलते हैं।
तो वेस्ट चंपारण में साल के वृक्ष मिलते हैं। इसके अलावा दक्षिण बिहार में कैमूर और रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई, मुंगेर, बांका जिले में भी साल के वन मिलते हैं। तो इधर साउथ बेल्ट में भी साल के वन मिलते हैं और इधर वेस्टर्न चंपारण में यहाँ पे मिलते हैं। बिहार की प्राकृतिक वन स्थिति में पर्णपाती किस्म के वनों की बहुलता है। यहाँ वर्षा वितरण की असमानता के कारण यहाँ आर्द्र तथा शुष्क, humid और ड्राई दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। बिहार में वनों का वर्गीकरण निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं। आगे चलते हैं कैसे कैसे बांटते हैं वनों को। तो बिहार की प्राकृतिक वनस्पति क्या है? आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। जहाँ ह्यूमिडिटी होती है तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी है, यहाँ पे ड्राई है, आपको पता है, मैंने बताया था। तो सोमेश्वर एवं दून श्रेणी के वन, जो मतलब क्या, जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है तो वहाँ पे इस साइड में आपको, इस साइड में मिलेंगे दून टाइप के तराई क्षेत्र के वन हो गए। दूसरा जो वहाँ पे ऊपरली बेल्ट में तराई क्षेत्र के मिलेंगे। पूर्वी मध्यवर्ती में शुष्क टाइप के कौन से मिलेंगे? पूर्वी मध्यवर्ती में, ईस्ट में जाके बीच में, मिड में, और दक्षिणी पठार के पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिणी पठार के पश्चिमी क्षेत्र में इधर। तो ये पता ही चलेगा कि इधर ह्यूमिड जलवायु है ईस्ट में, इधर ड्राई है, तो इधर दक्षिण में, उधर ये दक्षिणी पठार के मिल जाएंगे, और पूर्व मध्यवर्ती में शुष्क मिल जाते हैं इधर बीच ही में, और सोमेश्वर दून पहाड़ी के इधर और तराई के ऊपर ये नीचे। आर्द्र पर्णपाती वन मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट कैसे हैं? क्योंकि ये मैप के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैंने आपको मैप बताया था, इसलिए आप एग्जैक्ट उसको फिगर आउट कर लें कहाँ पे कैसा है। तो मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं। सामान्यतः इस प्रकार के वन क्या है, वैसे वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे वार्षिक 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। मोस्ट डेसिडुअस नमी में होते हैं और जो पत्ते डाल देते हैं अपने, इसलिए डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं उसको। आर्द्र पर्णपाती वनों के अंतर्गत सोमेश्वर या दून श्रेणी के वन आते हैं और तराई क्षेत्र में वन आते हैं। तो ओबियसली ईस्ट में होंगे। सोमेश्वर एवं दून श्रेणी के वनों का विस्तार मुख्यतः पश्चिमी चंपारण में है। तो ये पश्चिमी चंपारण में भी है इसका, और इस क्षेत्र में 160 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो वेस्ट चंपारण में 160 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ की उच्च भूमियों में व पहाड़ी ढलानों पर पाए जाने वाले वनों में साल, सोमेल, तो साल का सेमल, खेर, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। सोमेश्वर तथा दून श्रेणियों की ऊंचाई कारण सवाना प्रकार की वनस्पतियां भी देखने को मिलती हैं। तराई क्षेत्र में के वन भारत नेपाल सीमा के सटे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तराई तो भारत और नेपाल की बाउंड्री पे। तराई क्षेत्र का उत्तरी पश्चिमी, जो उत्तर पश्चिमी तथा उत्तर पूर्वी इस प्रकार के वनों में मिलते हैं। उत्तर पश्चिमी ऊपर बेल्ट में तो निम्न दलदली भूमि में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ यहाँ पे अधिकांश रूप से पाई जाती हैं। जो दलदली भूमि में वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो पाए जाते हैं घास, हाथी घास, नरकट, झाड़ या सवई या बाँस यहाँ पे मिलते हैं। इस प्रकार के वन क्या है, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सहरसा जिले में संकीर्ण पट्टी के रूप में पाए जाते हैं। तो ऊपर वाली बेल्ट में जो तराई एरिया उसमें मिलते हैं। जबकि सहरसा तथा पूर्णिया के उत्तर सीमांत क्षेत्रों में, सहरसा देखें या उसके पूर्णिया के उत्तर सीमांत क्षेत्रों में साल वृक्षों में के वनों की पट्टियाँ पाई जाती हैं। शिवालिक के तराई क्षेत्र में पश्चिम चंपारण जिले के प्राकृतिक साल के वन मिल जाते हैं। तो वेस्ट चंपारण में साल के पेड़ पाए जाते हैं। ड्राइस डेसिडुअस, जो गर्मियों में पत्ते डालते हैं अपने। बिहार में शुष्क पर्णपाती वनों का विस्तार राज्य के पूर्वी मध्यवर्ती, तो ईस्ट में जो है मिडिल एरिया में पाया जाता है। दक्षिणी पठार के पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पठार के पश्चिमी भाग में ऐसे वन क्षेत्र 120 सेंटीमीटर की कम वर्षा में होते हैं। तो यहाँ पे शुष्क मिलते हैं अमलतास, आबनूस, आंवला, शीशम, महुआ, खैर, पलास, आसन इत्यादि के वृक्ष बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन बिहार के जमुई में, शेखपुरा में, बांका, नवादा, कैमूर, साउथ में रोहतास तथा औरंगाबाद जिले के पठारी क्षेत्रों में मिलते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से बिहार के वनों की 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है: आरक्षित वन क्षेत्र, संरक्षित वन क्षेत्र और अवर्गीकृत वन क्षेत्र। जिसको संरक्षण दिया गया है या जिनको नहीं, मतलब जिनको ज़्यादा दिया गया है, थोड़ा कम दिया गया है, या अवर्गीकृत, जिनको वर्ग में बांटा ही नहीं गया है। आगे चलते हैं मिनरल रिसोर्सेज। देवी मंदिर, देवी मंदिर सूर्य मंदिर या चंडी स्थान औरंगाबाद में है। कमल सरोवर और सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल क्या है, ये गया में है। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर गया में है। अब आर्ट एंड कल्चर के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर कैसा है।
तो आर्ट एंड कल्चर की भूमिका देखें, इंट्रोडक्शन क्या है कि हमें हमेशा ही जो आध्यात्मिक या सांस्कृतिक जीवन की पहचान हेतु ऐतिहासिक विरासत के साथ साथ वहाँ के विभिन्न धार्मिक पर्वों, त्योहारों, मेलों या रहन सहन के ढंग को भी आर्ट एंड कल्चर का भी प्रमुख स्थान रहता है किसी क्षेत्र के। उसमें आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल यहाँ की डेवलपमेंट होगा या कल्चरल डेवलपमेंट होगा, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हमारी कला संस्कृति का भाग ही है। बिहार के संदर्भ में कहा जाए तो बहुत व्यापक और समृद्ध कला संस्कृति को संजोए रखा है इसने। यहाँ पे प्राचीन काल मौर्य काल से लेकर मौर्य काल, मध्यकालीन अफगान कला तथा आधुनिक कला में पटना मधुबनी कला इतिहास की बेहद सराहनीय है। इसके अलावा बिहार की भूमि से ही दो महानतम धार्मिक परंपराओं जैसे बौद्ध और जैन का उद्भव हुआ है, जिसका प्रभाव व्यापक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिगोचर है। मतलब देख सकते हैं उसको। कला संस्कृति में फोक ड्रामा बोलते हैं जिसको लोकनाट्य, लोक नृत्य, लोकगीत। तो लोकनाट्य ड्रामा, बिहार की सांस्कृतिक परंपरा में लोकनाट्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विभिन्न शुभ एवं मांगलिक कार्यक्रमों तथा विभिन्न सांस्कृतिक उत्सवों के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। प्राय लोकनाट्य कार्यक्रम के संचालन हेतु मंच की आवश्यकता नहीं होती। तो ड्रामा करने के लिए मंच की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह कार्यक्रम कुछ घंटों के लिए रात्रि में प्रस्तुत किया जाता है। सामान्यतः लोकनाट्य में गीत, संगीत, वाद विवाद, कथानक, जैसे रामायण आपने देखा हो, दशहरे के टाइम पे रामलीला वगैरह होती है, तो वैसे ही या अभिनय या नाट्य का आयोजन किया जाता है। डोमकच, यह बिहार में प्रचलित महत्वपूर्ण लोकनाट्य है। लोकनाट्य को याद कर सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है। डोमकच, इसमें केवल महिलाएं भाग लेती है। डोमकच में क्या है, महिलाएं भाग लेती हैं। तो विवाह समारोह के दौरान जब एक पक्ष की तरफ से बारात निकाली जाती है तो रात्रि में महिलाएं घर परिवार की सुरक्षा हेतु डोमकच का पाठ करती हैं। तो जैसे डोमकच का पाठ करते हैं जिसमें वे पुरुषों के कपड़े पहनकर पुलिस, डोमिन और अधिकारी आदि बनती हैं। तो वही जैसे आप खोड़िया वगैरह बोलते हैं या डोमकच बोलते हैं, जैसे बारात चली जाती है तो उस लड़के के घर पे लेडीज इकट्ठी होकर डोमकच करती हैं। जट जाटिन क्या होता है, इसमें जट जाटिन में क्या होता है, इसमें मुख्यतः कुंवारी लड़कियां, महिलाएं भाग लेती हैं। जट जाटिन में क्या होता है, कुंवारी लड़कियां भाग लेती हैं। इसका आयोजन सावन महीने से लेकर कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष तक है। श्रावण महीने में होता है, ये याद रख लो, सावन महीने में से कार्तिक महीने तक चलता है। इसमें जट पक्ष में लड़कियां दूल्हे के कपड़ों में, जबकि तो जट पक्ष में क्या होता है, लड़कियां दूल्हे के कपड़ों में, जबकि जाटिन पक्ष में लड़कियों को दुल्हन की तरह सजाकर नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो जट जाटिन इसलिए है, जट लड़के में और जाटिन लड़कियों के कपड़ों में। विदेशी क्या होता है, केवल पुरुष कलाकार रहते हैं इसमें, जो महिलाओं को भी भूमिका निभाते हैं जैसे शामिल होते हैं विदेशिया। इसके प्रभाकर्ता भिखारी ठाकुर थे। इसके प्रारंभकर्ता कौन थे, भिखारी ठाकुर। विदेशिया के इसने प्रारंभ किया था। इसमें जोकर, लवड़ा तथा आदि दर्शकों को हंसाने का काम करते हैं। जोकर या लवंडा। कीर्तनिया क्या है, कीर्तनिया, इसमें खासकर श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान होता है। कीर्तनिया में क्या है, श्री कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन बोलते हैं ना, वही कीर्तनिया। तो नाट्य का स्वरूप लेते हैं जिसमें ढोलक, झाल और हारमोनियम आदि का प्रयोग किया जाता है। सामा चकेवा क्या होता है, एक लोक नाट्य है और में पात्र भाई बहन की भूमिका निभाता है होते हैं। यह लोक नाट्य कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि से पूर्णिमा तिथि तक आयोजित किया जाता है। इसमें प्राय कुंवारी के नए पाठ प्रस्तुत करते हैं जिसमें पात्र प्राय मिट्टी के बने होते हैं। तो मिट्टी के बर्तनों की पूजा होती है, सामा चकेवा। तो लोकनाट्य क्या है, डिस्ट्रिक्ट वाइज फोक ड्रामा ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन का तो आप रहने ही दो, इसमें कुछ नहीं ज़्यादा वो है। आगे चलते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में क्या क्या है, यहाँ पे क्या क्या अवार्ड मिलते हैं, क्या क्या ऑनर्स हैं। तो अवार्ड ऑनर तो सबको अच्छे लगते हैं। बिहार के राज्य में राष्ट्र और वैश्विक स्तर पर प्रख्याति लोग मिलते हैं। यहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों में उनकी महान उपलब्धियों के लिए राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं, सम्मान दिए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर मिलते हैं। अन्य विशेष अवसरों पर आयोजित समारोह में पुरस्कार और सम्मान पाने वाले व्यक्तियों की स्मृति चिन्ह, शॉल या नकद रुपये दिए जाते हैं। राज्य सरकार के अलावा कुछ पुरस्कार ऐसे भी हैं जो राज्य स्तरीय विशेष संस्थाओं द्वारा भी दिए जाते हैं, जैसे संगीत नाटक अकादमी है, ललित कला अकादमी है या भोजपुरी अकादमी है। बिहार राज्य में संबंधित पुरस्कारों तथा सम्मानों को संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैं। बिहार गौरव सम्मान कैसे दिया जाता है। बिहार गौरव सम्मान प्रतिवर्ष उन बिहारियों को प्रदान किया जाता है जिनकी
वजह से बिहार का नाम देश दुनिया में रोशन हुआ है, तो उसको बिहार गौरव अवार्ड दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुपर 30 के सफल विद्यार्थियों को सम्मान समारोह के दौरान की थी। तो 2009 में सुपर 30 के जो हैं उनके सम्मान समारोह के लिए क्या था, यह पुरस्कार राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं और अपने विशिष्ट प्रतिभा दिखाने के लिए किसी भी एग्जाम में तो उसको मिलता है बिहार गौरव अवार्ड। बिहार गौरव का पहला पुरस्कार सिद्धि कंठ को दिया गया था, जिनके तहत पुरस्कार क्या था, लगभग 1.5 लाख रुपए प्रदान किया गया था। सिद्धि कंठ याद रखते हैं, सिद्धि कंठ। वर्ष 2019 में बिहार गौरव सम्मान खेल के प्रति समर्पित बिहार संजीव कुमार झा को दिया गया था। 2019 में संजीव कुमार झा को बिहार गौरव का पुरस्कार दिया गया। अब बिहार कला अवार्ड। बिहार कला अवार्ड है बिहार राज्य कला पुरस्कार प्रतिवर्ष 18 अक्टूबर को बिहार कला दिवस के अवसर पर दिया जाता है। 18 अक्टूबर को दिया जाता है। यह पुरस्कार बिहार के कला तथा संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। इसके अंतर्गत कई तरह के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिसमें राष्ट्रीय सम्मान, लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान या राधा मोहन पुरस्कार इत्यादि प्रमुख है। तो आ सकता है राधा मोहन पुरस्कार या लाइफ टाइम अचीवमेंट या राष्ट्रीय सम्मान, इसमें कैटेगरी बटी हुई है। और ये बिहार आर्ट अवार्ड है, बिहार कला अवार्ड है। 2018-19 में बिहार कला पुरस्कार का राष्ट्रीय सम्मान शोभना नारायण प्रदर्शन कला था। 2018-19 में किसको मिला था, तो शोभना नारायण को प्रदर्शन कला में और अपर्णा कौर को चाक्षुष कला में। एवं इस वर्ष का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार रजत घोष चाक्षुष कला में या रामचंद्र मांझी को प्रदर्शन कला में मिला है। आगे चलते हैं। 2019 में बिहार कला का पुरस्कार राष्ट्रीय सम्मान जय झिरोटिया चाक्षुष कला में मिला है, चाक्षुष। जबकि लाइफ टाइम अचीवमेंट में गणेश प्रसाद सिन्हा को प्रदर्शन कला में और सत्यनारायण लाल को चाक्षुष कला में मिला है। तो बिहार सेंटेनरी जर्नलिज्म अवार्ड, तो शताब्दी का जो है पत्रकारिता अवार्ड कैसे स्टार्ट हुआ। 2012 में बिहार सरकार ने सूचना तथा एक विभाग है जो मतलब जर्नलिज्म पे फोकस करता है, उसको पत्रकारिता के क्षेत्र में जो पत्रकार हैं 6 उनको 2012 से इनाम देने लगे। उसको ये बोलते हैं जर्नलिज्म अवार्ड बोलने लगे। तो बिहार शताब्दी पत्रकार सम्मान के अंतर्गत कई प्रकार के सम्मान प्रदान किए जाते हैं। जैसे पत्रकार सम्मान में क्या क्या दिया जाता है। वर्तमान समय में राज्य सरकार ने बिहार पत्रकार सम्मान योजना 2019 की शुरुआत की है, जिसके तहत 20 साल तक का अनुभव रखने वाले पत्रकारों को पेंशन के रूप में प्रति माह 6,000 रुपये दिए जाएंगे। पत्रकारों को भी 2012 से पेमेंट चालू कर दिया, लगा लो, और 6,000 रुपये दिए जाएंगे। योजना के तहत पत्रकार की मृत्यु के पश्चात उसके आश्रित जो पति या पत्नी कोई भी बचता है 3,000 रुपये प्रति माह का सम्मान पेंशन भी दिया जाता है। और शिव पूजन शाही सम्मान, यह सम्मान प्रिंट मीडिया से जुड़कर पत्रकारों को उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि किया जाता है। प्रिंट मीडिया वालों को, जैसे समाचार पत्र वालों को, इसके सम्मान में अंग वस्त्र प्रसारित पत्र के साथ 1 लाख रुपए की राशि दी जाती थी। मतलब एक जो गमछा टाइप में दिया जाता है और 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह राम वृक्ष बेनीपुरी सम्मान, यह सम्मान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकारों को उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को दिया जाता है राम वृक्ष बेनीपुर सम्मान। इस सम्मान में अंग वस्त्र वही 1 लाख रुपए की राशि। और 2019 में राम वृक्ष बेनी पुरस्कार पत्रिका डॉक्टर आशीष कुमार कंदवे को मिला गया। आशीष कुमार को मिला है, याद रख सकते हैं 2019 में। आगे चलते हैं। फेमस पर्सनैलिटी कौन कौन है यहाँ पे। बिहार एक ऐसा प्राचीन मतलब बहुत पर्सनैलिटी रहे हैं यहाँ पे, प्राचीन काल से भी विद्वान विभूतियों ने मामलों में धनी रहा है। तो जैसे गौतम बुद्ध, महावीर, चाणक्य, आर्यभट्ट ने संपूर्ण विषय पटल पर बिहार का नाम ऊंचा किया है इन्होंने। वही दूसरी ओर जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसी विभूति ने बिहार की नई दिशा का कार्य किया है। बिहार में कुंवर सिंह हुए हैं, पीर अली हुए हैं, अमर सिंह जैसे वीर पैदा हुए हैं यहाँ पे। और नागार्जुन, भिखारी ठाकुर, दिनकर तथा विद्यापति ने साहित्य के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है बोलने, नागार्जुन या भिखारी ठाकुर, दिनकर, विद्यापति ने साहित्य के क्षेत्र में नाम कमाया। कुंवर सिंह वगैरह जो अमर सिंह ये वीर थे जो आज़ादी में भाग लिया था। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति हैं। जेपी नारायण हैं, या जो गौतम बुद्ध वगैरह, चाणक्य, आर्यभट्ट ने इन्होंने विश्व स्तर पर फेमस हासिल किया है। तो इतना मतलब मैग्नामेनस हिस्ट्री है बिहार की बहुत ज़्यादा। तो कला के क्षेत्र में विंध्यवासिनी देवी या शारदा सिन्हा या जगदम्बा देवी
तो ये जग जाहिर है, इनको सब जानते हैं। विश्व स्तर पर बिहार को नई पहचान दिलाने वाली इन महान विभूतियों को परिचय निम्नलिखित है। जेपी नारायण की पर्सनैलिटी के बारे में जान लेते हैं। तो जेपी नारायण जो का जन्म बिहार के सारण जिले में सिताब दियारा नामक स्थान पर 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। तो जेपी नारायण जी का जन्म हुआ था सिताब दियारा, 11 अक्टूबर 1902 को जन्म हुआ था इनका, सारण जिले के सिताब दियारा में। तो जयप्रकाश नारायण समाज सेवक रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और महान राजनीतिक विचारक रहे हैं, इसलिए इन्हें लोकनायक भी कहा जाता है। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना करने के बाद इन्हें राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली है। तो कांग्रेस समाजवादी दल, इन्होंने कांग्रेस समाजवादी दल बनाया की स्थापना करने के बाद इन्हें राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने तथा 1975 में आपात स्थिति में की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति लेके आए थे आह्वान के लिए, उनकी सफलता के लिए उन्हें जन में लोकप्रिय माना जाता है। 1975 में इमरजेंसी के टाइम पे इन्होंने अपोजिशन में चले गए थे, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में इन्होंने पूरा भाग लिया था, इसलिए बहुत फेमस है। समाज सेवा के लिए 1965 में इन्हें मैगसेसे पुरस्कार तथा मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न के सम्मानित किया गया था। तो 1999 में इनको भारत रत्न दिया गया, तब ये मर चुके थे। 1965 में इन्हें मैगसेसे पुरस्कार भी मिला था। तो इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 को हृदय की बीमारी तथा मधु के कारण हो गई। तो 1979 में उनकी डेथ हो गई, 1902 में उनका जन्म हुआ था। 8 अक्टूबर को इनकी डेथ हो गई थी। राजकुमार शुक्ल, तो इनका बहुत नाम सुना होगा आपने। राजकुमार शुक्ल बिहार के चंपारण जिले में मुरली भरवा गांव के निवासी थे। तो मुरली भरवा गांव के निवासी थे राजकुमार शुक्ल। अंग्रेजों की तत्कालीन नील की खेती से जुड़ी 3 कठिया व्यवस्था के लिए इन्होंने गांधी जी को बुलाया था यहाँ पे विरुद्ध। इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की। इन्होंने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए राजी किया था। तो इन्होंने राजकुमार शुक्ल ने ही चंपारण आने के लिए 1917 में राजी किया था और भरवा गांव के निवासी थे। राजकुमार शुक्ल से अनुरोध पर ही गांधी जी चंपारण आए थे और चंपारण में सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया था। चंपारण किसान आंदोलन में देश की आज़ादी का असली संवाहक बना था, क्योंकि राजकुमार शुक्ल और महात्मा गांधी के नेतृत्व में वहां के किसानों ने आंदोलन किया था। आगे चलते हैं। जो निवारण चंद्र दास गुप्ता पुरुलिया जिला स्कूल के हेडमास्टर थे। पूर्णिया के जो जिला स्कूल के हेडमास्टर थे, साथ ही वे पुरुलिया के मानद जिला मजिस्ट्रेट भी थे। इन्होंने महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए नौकरी छोड़ दी थी, जिस कारण उन्हें जेल भेजा गया था। इन्होंने नौकरी छोड़ दी थी जिला मजिस्ट्रेट की, तो इसलिए वो वहाँ चले गए थे। जेल से छूटने के बाद उन्होंने अतुल चंद्र घोष के साथ मिलकर शिल्पाश्रम की स्थापना की थी। शिल्प आश्रम लगा लो, शिल्पाश्रम उन्होंने बनाया था अतुल चंद्र घोष के साथ मिलकर निवारण चंद्र दास गुप्ता ने। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं के साथ कई दौरे किए इन्होंने। ये मुफ्ती साप्ताहिक पत्रिका के संस्थापक संपादक हैं। तो मुक्ति के कौन है? चंद्रदास गुप्ता, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन तथा भाषा आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रभावती देवी क्या है? बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन की महिला कार्यकर्ता थी, जिनका जन्म बिहार के सीवान जिले में हुआ था। प्रभावती देवी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। जेपी नारायण जी की पत्नी थी ये। जयप्रकाश नारायण विज्ञान के क्षेत्र के लिए अमेरिका चले गए थे। उस दौरान वह गांधी जी के आश्रम में आई। वहाँ उन्होंने अपने आप को पूर्णतः कस्तूरबा के प्रति समर्पित कर दिया। तो कस्तूरबा जी के ये साथ रहती थी प्रभावती देवी, ये सिवान जिले की थी। और प्रभावती देवी का कमला नेहरू के साथ भी घनिष्ठ मित्र था। तो कमला नेहरू के साथ भी इनकी घनिष्ठ संबंध था। प्रभावती देवी ने पटना में महिला चरखा समिति की स्थापना की थी। तो महिला चरखा समिति की स्थापना किसने की थी? प्रभावती देवी ने, पटना में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सारण जिले में जीरादेही नामक गांव में हुआ। तो 3 दिसंबर 1884 में जीरादेही में इनका जन्म हुआ था। और सरल वेशभूषा थी इनकी, सामान्य रहन सहन था। विशाल चरित्र वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति होने का गौरव हासिल है और इन्हें देश रत्न की संज्ञा भी दी गई है। राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता संग्राम में निरंतर सक्रिय रहे। 1919 में इन्हें रोल एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक, 1919 में जो रोल एक्ट आया था उसके, या भारत छोड़ो 1942 तक आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और
राजेंद्र प्रसाद ने 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना की थी। तो बिहारी छात्र सम्मेलन 1906 में। और सच्चिदानंद सिन्हा के बाद राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। सच्चिदानंद सिन्हा के बाद स्थायी सदस्य नियुक्त किए गए थे संविधान सभा के। तो सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में जानते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा राजनीतिक स्तर पर बिहार को एक पृथक राज्य बनाने की आवाज़ उठाने के पहले व्यक्तित्व थे। सच्चिदानंद सिन्हा ने अलग बिहार राज्य की मांग की थी। भारत की जनसंख्या 2011 के बारे में डाटा देख लेते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। किसी निश्चित क्षेत्र तथा समय में निवास करने वाले मानव की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। मतलब वही कुछ एरिया में कुछ आदमी रहते हैं, उनको जनसंख्या कहते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। आपको पता है नंबर 1 चाइना, और इवन रिसेंटली आपको न्यूज़ में पता चला होगा कि इंडिया क्रॉस कर गया है, जबकि चीन प्रथम स्थान पर जनसंख्या का निर्धारण करने के माध्यम से किया गया है। आधुनिक पद्धति और व्यवस्थित ढंग से 1749 में स्वीडन में हुई थी। पहली जनसंख्या क्या थी? 1749 में स्वीडन में हुई थी। 1790 में सर्वप्रथम दशकीय जनगणना का कार्य अमेरिका ने किया था। तो 1749 में तो स्वीडन ने किया था, 1790 में अमेरिका ने कर लिया। तो इंडिया के बारे में जानते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि 1872 में लॉर्ड मायो के कार्यकाल में हुई थी, और 1881 में लॉर्ड रिपन ने 10 वर्ष के अंतराल पर कराया जाने लगा, और जो आज भी जारी है। तो लॉर्ड मायो ने स्टार्ट किया था 1872 में, फिर 1881 में, उसके बाद हर 10 साल में होने लगी। तो 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है। 11 से 21 में जो जनसंख्या दर है बिल्कुल कम रही है, और 19 के बाद बहुत ग्रेट डिवाइड ईयर कहा जाने लगा, यहाँ से बढ़ गई थी। तो भारत में वर्ष 1872 के बाद 2011 की जनगणना क्या 15वीं जनगणना थी। तो 2011 में हुई थी, 15वीं थी। जब स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी। तो जनगणना आर्थिक गतिविधि भी देखती है, साक्षरता भी देखती है, आवास देखती है, सुविधाएं भी कितनी है, शहरीकरण कितना हुआ है, जन्म दर मृत्यु भी देखती है, अनुसूचित जातियों जनजातियों, भाषा धर्म पलायन दिव्यांगता कितने कोई अपंग है, सामाजिक सांस्कृतिक या जननानिक संबंधी आंकड़ों में देखती है। देश की जनगणना का दायित्व भारतीय संविधान अनुच्छेद 246 में के अनुसार हुआ है। तो ये जनगणना का दायित्व दिया गया है अनुच्छेद 246 के अनुसार भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीकरण कार्यालय तथा जनगणना आयुक्त को। तो ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है 246 के अंदर, बस ये जान लो। देश के सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में फील्ड अधिकारी होते हैं। इन फील्ड अधिकारियों के प्रधान जनगणना कार्य निदेशक होते हैं, और फील्ड अधिकारी के जनगणना कार्य निदेशक होते हैं। सेंसन कमिश्नर बोल दो, तो अपने अपने अधिकार में जनगणना कराते हैं। 2011 में 2 चरणों में किया गया था जनगणना। पहले चरण में आवास के बारे में जानकारी शामिल थी, और इसमें मकान का इस्तेमाल या लोगों की उपलब्ध सुविधाएं क्या क्या थी, उनकी संपत्ति क्या क्या थी। और दूसरे चरण में क्या किया गया था, कार्य देश भर में किया गया था जनगणना। इसको जनगणना गणना कहा गया था, जनसंख्या गणना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या लगभग 121.09 करोड़ है। तो 2011 के डाटा के हिसाब से तो इतनी है, 121.09। अब तो बोलते हैं कि भाई मतलब 140 करोड़ के आसपास हो गई है। तो 121.09 करोड़ था, जिसमें पुरुषों की संख्या कितनी थी? 51.47% थी। तो आदमी 51.47 और लेडीज़ 48.53% थी। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, छोटा सा है, और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। तो सबसे ज़्यादा सिक्किम में और कम, और सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में, और सबसे कम अगर मान लो यूनियन टेरिटरी की देखेंगे तो लक्षद्वीप में है। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने आदमी रहते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। तो 2011 की गणना के अनुसार 17.72% डेंसिटी है इंडिया की, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। और 2011 में 325 थी से 57 अधिक, अर्थात भूमि दबाव पड़ा है। तो 357 से 25 से 57 बढ़ गया, मतलब अब 382 है। अब मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में इंडिया में 382 आदमी रहते हैं, और जो कि 17.72% की दशकीय वृद्धि के साथ भारत, तो पिछले दशक में 17.72 वृद्धि हुई है। उससे पहले 325 था, अब 382 आदमी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। 2011 के डाटा के हिसाब से बात कर रहे हैं हम, सारी बात करेंगे 2011 के डाटा के हिसाब से। तो अरुणाचल प्रदेश में जहाँ घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, सबसे कम कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में 17 आदमी रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। वहीं बिहार का सबसे ज़्यादा है,
तो यहाँ पे 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो देखो कितना आदमी रहता है यहाँ पे, 1106। वर्ष 1901 में भारत का जनघनत्व मात्र 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 1901 में कुल 77 आदमी रहते थे एक वर्ग किलोमीटर में, और अभी का कितने रह रहे हैं, 382 रह रहे हैं। तो सेक्स रेशो के बारे में बात करेंगे, लिंगानुपात के बारे में बात करेंगे, तो पुरुषों और महिलाओं की काउंटिंग की जाती है, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो 2011 के अनुसार क्या है, लिंगानुपात 943 का है, 943 का है। तो यह प्रदर्शित करता है कि भारत में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कम है। तो स्त्रियों की संख्या कम है क्योंकि 1000 पे 943 लेडीज़ हैं। तो 2001 में 933 था, और 10 साल के बाद 943 हो गया है 2011 में। 1901 के बाद कुछ अपवादों को छोड़कर लिंगानुपात में लगातार गिरावट दर्ज हुई है। तो लिंगानुपात में गिरावट दर्ज हुई है कैसे, तो 1901 में 972 था, जिसमें 1941 का क्रम एक खास दौरा चल रहा था, तो 1941 में कम हुआ। तो 1951 में अब मतलब हर साल कम हुआ है, और 1991 में 927 था। तो अब 1991 में 927 था, तो अभी तो 943 हो चुका है। तो लिंगानुपात के परीक्षण में भारत की स्थिति पड़ोसी देशों के साथ इस प्रकार है। चीन में 926 है, इंडिया में 943 है, तो चीन में 926 है, पाकिस्तान में 943 है, इंडिया के जैसा सेम है। बांग्लादेश में 970 थे, नेपाल में ज़्यादा है, लेडीज़ ज़्यादा है, 1014 है, श्रीलंका में उससे भी ज़्यादा है, 1034 है, और म्यांमार में 1048 है। तो इनमें ज़्यादा है। तो आप याद रख सकते हैं श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार में लेडीज़ ज़्यादा है, और पाकिस्तान और इंडिया में सेम है। चाइना में भी कम है, और बांग्लादेश में भी कम है, 978 है। तो आगे चलते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में देखते हैं कि 2021-22 में क्या क्या इसमें आर्थिक का हुआ है। तो बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन, या जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीडीपी बोलते हैं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीडीपी, जीएसडीपी, सकल जीएसडीपी। तो स्थिर मूल्य बिहार की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर 2019-20 से 10.5% हो गई है। 19-20 में 10.5% जीएसडीपी का, जो बोलते हैं ना जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये बीच में स्टेट आ गया, बस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि 10.5 की हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था से अधिक है, 10.5 बिहार में डेवलपमेंट हुआ है। तो ये जीडीपी, राज्य घरेलू उत्पाद, जीएसडीपी, वही जीएसडीपी है, या जीडीपी, स्टेट की जीडीपी लगा लो इसको। वर्तमान मूल्य कितना है, 6,11,000 करोड़, 11,804 करोड़ है। तो अब ये कि 4,14,000 करोड़ था। ये इससे पहले क्या था, अभी इतना लगा सकते कि आप 6,11,000 करोड़ रुपया बिहार में टोटल है। तो प्रति व्यक्ति देखें तो जीडीपी का कितना है, वर्तमान मूल्य क्या है, 50,735 है, और 2011-12 में 34,000 था। तो अभी क्या है, हर एक आदमी 50,735 रुपये कमा रहा है बिहार में 2019-20 के डाटा के हिसाब से। आपको याद रखना कि मैं 2019-20 का डाटा की बात कर रहा हूँ। तो 50,000 रुपये लगभग एक आदमी कमा रहा है, बहुत ही कम है जो। और अगर टोटल देखें तो यहाँ पे 6,11,000 करोड़ ही जीडीपी है। तो उतार चढ़ाव ये आए हैं, ये इसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं करना है। बस ये लगा लो कि 2019-20 में विद्युत, ये भी हमें ज़्यादा डाटा पे ध्यान देना नहीं है। तो आगे चलते हैं। बस ये हमारे काम का डाटा नहीं है, इसको हम ज़्यादा याद नहीं करेंगे। बस अब ये देख लेते हैं कि यहाँ पे प्राथमिक जो मतलब प्राइमरी सेक्टर की कितना उस पर है, 3.6 प्राइमरी सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है। मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड 3.6 होता है, और द्वितीय सेक्टर का 8.2 होता है। तो 8.2 द्वितीय सेक्टर का, और प्राथमिक सेक्टर का इम्पोर्टेंस 3.6 है। अब केंद्रीय बजट के बारे में जान लेते हैं। बजट तो वैसे कल आया ही है, तो हम उस बजट को देखेंगे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या इससे पहले वाला
इम्पोर्टेंट 2021-22 का हम बजट देखेंगे, इससे पहले वाला हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स कितना है, तो यह है 17,88,424। बजट कितना अनुमान है रिवेन्यू रिसिप्ट 17,88,424 रुपये। तो ये हमारी कमाई थी रिवेन्यू रिसिप्ट्स। और टैक्स रिवेन्यू कितना था, जिसमें से 15,45,000 था। तो 17,88,000 टोटल था। इतना आपको याद रखना है कि बजट 2021-22 का कितना था, 17,88,424 था। और क्योंकि अब के इस बजट से तो क्वेश्चन बनना टिपिकल है, क्योंकि पेपर सेट हो चुका होगा बीपीएससी का। तो पिछले ही डाटा को हम देखते हैं कि 17,88,424 करोड़ रुपए थे, बजट था रिवेन्यू रिसिप्ट्स। तो रिवेन्यू से जैसे कमाई हुई थी गवर्नमेंट की। और टैक्स रिवेन्यू कितना था इसमें, 15,45,000 था। टैक्स से 15,45,396 रुपये इकट्ठे हुए थे। तो नॉन टैक्स रिवेन्यू क्या था, 2,43,088। तो यही है, 15 लाख यहाँ हो गया, 2 लाख यहाँ हो गया, टोटल यहाँ हो गया 17,88,424। 17,88,424 कमाई हुई थी। इतने 17,88,424 करोड़ रुपए कमाई हुई थी। और कैपिटल रिसिप्ट क्या होता, मतलब कैपिटल रिसिप्ट था 16,94,000। तो ये 16,94,812 करोड़ रुपए आपके कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, जैसे क्या होता है रिवेन्यू रिसिप्ट होता है नॉर्मल जो आपका रूटीन में आता है। कैपिटल रिसिप्ट होता है जो मतलब आपकी जिससे असेट्स या लायबिलिटी कम हुई है। जैसे आपका मान लो कोई आपने कुछ सरकार की चीज़ें डिसइन्वेस्टमेंट की हैं, तो उससे क्या है वो कैपिटल रिसिप्ट्स है। वैसे नॉन रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या था, जो नॉर्मल में आते हैं आपके पास। तो बस इतना ही आपको याद रखना है कि 16,94,812 करोड़ इससे आए थे कैपिटल रिसिप्ट से, और उससे 17,88,424 आए थे। अब क्या है, रिकवरी ऑफ लोन्स का इतना आपको देखना नहीं है, अदर रिसिप्ट्स देखना नहीं है। टोटल क्या है, बोरोइंग्स कितनी थी, बस ये बोरोइंग्स एंड लायबिलिटी कितनी थी, तो 15,06,812 आपकी लायबिलिटीज़ थी, बोरोइंग्स थी, जो सरकार ने उधार ली थी दूसरे देशों से या कुछ कहीं से भी आईएमएफ से वगैरह से। तो 15,06,812 करोड़ रुपए। तो एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, टोटल एक्सपेंडिचर आपका 34,83,236 करोड़ था। 34,83,236 करोड़, मतलब 34 लाख करोड़ रुपए खर्च होते थे। टोटल एक्सपेंडिचर हुआ 2021-22 में। और आगे देखते हैं कि इंटरेस्ट पेमेंट इतना हुआ, तो इतना आपको याद नहीं रखना, बट ये घाटा क्या है, पर ये दो चीज़ देख लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट कितना हुआ था, 15,06,812 करोड़ रुपए। तो 15 लाख करोड़ का तो घाटा हुआ, फिस्कल डेफिसिट है, मतलब कमाई कितनी हुई और खर्च ज़्यादा हो गया, तो इसलिए 15,68,012 करोड़ रुपए फिस्कल डेफिसिट चल रहा है। और ये फिस्कल रिवेन्यू डेफिसिट का भी आपको देखना है। रिवेन्यू डेफिसिट क्या था, ये आपका 11,40,576 करोड़, मतलब 5.1 रिवेन्यू डेफिसिट चल रहा है। और टोटल फिस्कल डेफिसिट 6.8% था। आगे चलते हैं। तो अब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे जो बिहार के द्वारा संचालित की गई मुख्य योजनाएं क्या क्या हैं। तो महिला एंड बाल विकास मंत्रालय ने क्या बनाया हुआ है, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। इसके अंतर्गत महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सशक्तिकरण के या नवाचार योजना के निमित्त विभिन्न योजनाओं के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ये मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना बनाई गई है, ये लेडीज़ का आर्थिक और सांस्कृतिक डेवलपमेंट करने के लिए। इसके तहत अनेक कदाचार, किसी को मतलब कोई घरेलू हिंसा या बुरा व्यवहार करता है से पीड़ित किशोरियों महिलाओं के लिए योजना बनाई गई है। महिला विकास निगम द्वारा संचालित इस योजना के द्वारा स्वयं सहायता समूह का मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं। इसमें क्या है, न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, उसकी दक्षता या एडेप्टनेस, कोई स्किल्स सिखाए जाएंगे। और प्रखंड स्तरीय जो सहकारी समितियों के गठन आदि का कार्य किया जाता है। इस योजना का लाभ गांव की महिलाएं, मुख्यतः कमजोर तथा वंचित समुदाय से जुड़ी महिलाओं का होता है।
मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। बालिका प्रोत्साहन योजना क्या होता है? इस योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विद्यालय परीक्षा 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाली लड़की, सामान्य श्रेणी एवं पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को 10,000 रुपये प्रति छात्रा प्रोत्साहन स्वरूप धनराशि दी जाती है। हर लड़की को जो 10th पास कर जाती है उसको 10,000 रुपये दिए जाते हैं। उसके बालिका प्रोत्साहन, बच्चियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। कन्या विवाह योजना के तहत गरीब परिवारों के विवाह के जो मतलब विवाह करने में समर्थ नहीं है तो उनको थोड़ा सा सपोर्ट किया जाता है। तो उसके लिए लगभग 5,000 रुपये की जो आर्थिक राशि की मदद की जाती है। कन्या के नाम पर मतलब कन्यादान के नाम पर चेक आ जाता है, डीडी आ जाता है। तो योजना के लाभ हेतु माता पिता की वार्षिक आयु क्या है? 60,000 से कम होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 5,000 रुपये मिलते हैं लड़की की शादी करने के लिए, बट जो उनकी आय है क्या है? 60,000 से कम होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। कन्या सुरक्षा योजना के लिए भ्रूण हत्या को रोकने का, जन्म का पंजीकरण कराना तथा कन्या जन्म को प्रोत्साहित करना है। तो इसमें क्या बर्थ सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। तो इसके तहत क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा लड़की का। तो जो बीपीएल फैमिली के बंदे हैं उनको 2,000 रुपये की राशि को यूटीआई और चिल्ड्रन कोरियर ब्लेंड सेट या प्लान में कन्या के तहत निवेश किया प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है। तो इसमें 2,000 रुपये की राशि दी जाती है कन्या को। तो आगे चलते हैं। तो टोटल राशि जो है 18 वर्ष की पूरा होने पे दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। कन्या उत्थान योजना क्या है? तो इसमें क्या है, 25,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। इसमें क्या होता है, तो राइट टू सर्विस, आरटीएस राइट टू सर्विस कानून में शामिल किया गया। इसको 25,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके तहत क्या था, किसी बालिका को उसके जन्म लेने से स्नातक तक 54,100 रुपये दिए जाएंगे। मतलब जब तक ग्रेजुएट होगी बच्ची तो 54,100 रुपये दिए जाएंगे। और इस योजना के तहत कन्या का जन्म होने पर 2,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। तो कन्या का जन्म होगा तो 2,000 रुपये दिए जाएंगे। तो इसका क्या नाम है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। तो 1,000 रुपये, 1 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर आधार से लिंक करने पर 1,000 रुपये दिए जाएंगे। 2 वर्ष पूर्ण करने पर टीकाकरण करा लेंगे तो 2,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो ये थोड़े थोड़े टाइम पे बढ़ते रहेंगे रुपए और लगभग 54,100 रुपये दिए जाएंगे। तो लगभग 1.6 करोड़ बच्चियों को फ़ायदा मिल चुका है इसका। तो अंत जातीय विवाह, जो मतलब दूसरी कम्युनिटी की लड़की से शादी करता है या लड़का लड़की शादी करते हैं, उनको 1 लाख रुपए का अनुदान मिलता है। तो फ्रेंड्स, अब ये पूरी बुक कंप्लीट हो चुकी है और ये दृष्टि आईएएस की जो बिहार स्पेशल बुक थी जीके की, वो मैंने फुल कवर कर दी है। अगर आपको ऐसा और कंटेंट चाहिए बीपीएससी एग्जाम के लिए या यूपीपीसीएस के लिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू। अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर कर देना। बाय।